तो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उसकी ये वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे के व्हील से। तो ट्रेन का जो व्हील होता है उसको डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर। जैसे कि जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में जो व्हील का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 860 mm होता है। और जब ट्रेन का व्हील हाफ वॉन हो जाता है तो ऐसे केस में जो डायमीटर होता है वो होता है 820 mm, नॉट 840 mm। फिर उसके बाद जब ट्रेन के व्हील का डायमीटर जब ट्रेन का व्हील पूरी तरीके से मतलब यूज्ड हो जाता है तो ऐसे केस में व्हील का जो डायमीटर होता है वो हो जाता है 780 mm। मतलब ट्रेन का जो नया व्हील होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 860 mm। और जब ट्रेन का व्हील पूरी तरीके से यूज्ड हो जाता है तभी ट्रेन के व्हील का जो डायमीटर होता है वो होता है 780 mm। 780 mm ट्रेन के व्हील का डायमीटर चले गया, उसके बाद ट्रेन का जो व्हील है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। ट्रेन का जो व्हील है उसे मतलब निकाल दिया जाता है ट्रेन से। तो ट्रेन के नए व्हील का डायमीटर होता है 860 mm। और पूरी तरीके से जब ट्रेन का व्हील यूज्ड हो जाता है जब 780 mm आ जाता है ट्रेन के व्हील का डायमीटर तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो व्हील है वो सर्विस में नहीं रहना चाहिए। और जब ट्रेन का व्हील हाफ वॉन हो जाता है तो ऐसे केस में हम लोग बेसिकली बोलते हैं वॉन। तो जो न्यू जो व्हील होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 860 mm। हाफ वॉन का जो डायमीटर होता है वो होता है 820 mm, नॉट 840 mm, 820 mm। और जब ट्रेन का जो व्हील हो पूरी तरीके से मतलब वॉन हो जाता है तो ऐसे केस में फुल वॉन व्हील का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 780 mm। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हील शूट रिप्लेस, यहाँ पर ये ट्रेन का जो व्हील है वो क्या होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और फिर हम लोग बोल सकते हैं 780 mm के बाद ट्रेन का जो व्हील है वो क्या होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। व्हील शूट रिप्लेस आफ्टर 780 mm, अदरवाइज कार टू ट्रैक गैप विल डिक्रीज, जिसके वजह से होगा क्या, कार टू ट्रैक गैप वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट हो गए वो स्लीपर्स के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और इसके वजह से हो क्या सकता है, डैमेज हो सकता है हमारी ट्रेन के अंडर फ्रेम इक्विपमेंट को। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया ट्रेन के व्हील का डायमीटर अगर 780 mm हो गया तो 780 mm से नीचे 1% भी नहीं जाना चाहिए, मतलब 779 mm बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 780 mm तक के आ गया ट्रेन के व्हील का डायमीटर, 780 mm के क्लोज में भी आ गया तो ऐसे केस में ट्रेन का जो व्हील है उसे हमें क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है फॉर सेफ्टी पर्पस। अदरवाइज होगा क्या, कार टू ट्रैक गैप होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर कार टू ट्रैक गैप अगर डिक्रीज कर गया तो ऐसे केस में जो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स हो गए स्लीपर के कांटेक्ट में आ जाएंगे और जो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स हो गए क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स में हमारे पास क्या क्या मिलता है, ट्रांसफार्मर मिलता है, बैटरी बॉक्स मिलता है, कन्वर्टर इन्वर्टर मिलता है, स्टैटिक इन्वर्टर मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है, मेन कंप्रेसर होता है। तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स है वो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स है। सेकेंडरी सस्पेंशन, बोगीज, तो ये सारे के सारे है क्या, ये है अंडर फ्रेम इक्विपमेंट। एक डिवाइस होता है जिसे बोला जाता है ओडीडी। तो जो ओडीडी ये है ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, फिटेड इन बोगीज रिमेन वेरी क्लोज टू द रेल ऑफ द ट्रैक। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस होता है क्या करता है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करने का काम करता है ट्रेन की ट्रैक पर। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस जो होता है ये बेसिकली बोगी में लगा होता है, राइट। कहाँ पर लगा होता है, बोगी में लगा होता है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस जो होता है ये रेल के बहुत क्लोज में होता है, राइट। जो रेल लेवल होता है उसके बहुत क्लोज में होता है। और ओडीडी कहाँ पर लगा होता है, बोगी में लगा होता है। फ्री एक्सल इज प्रेजेंट इन ट्रेलर कार एंड इट डील्स विथ सिग्नलिंग वर्क। अभी जो फ्री एक्सल होता है ये बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, ट्रेलर कार में लगा होता है। और ये फ्री एक्सल बेसिकली सिग्नलिंग के काम के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल स्लीप स्लाइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में जो स्लीप स्लाइड है इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है स्लीप एंड स्लाइड को कंट्रोल करने का काम करता है। देर आर टोटल 24 मोडर्स इन ट्रेन। जैसे हमने बात की हमारी जो ट्रेन है इसमें 8 कार है, राइट। तो टोटल जो ट्रैक्शन मोटर है वो कितनी है, वो है 24, क्योंकि हमारी ट्रेन में टोटल जो मोटर कार है वो कितनी है, वो है 6 मोटर कार है। और एक कार में कितनी मोटर लगी है, 4 मोटर लगी है। तो 6 × 4 अगर करेंगे तो 24। तो ट्रेन में टोटल जो ट्रैक्शन मोटर है कितनी है, 24 है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ट्रेन में जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेजर लाइन वोल्टेज ऑफ OHE। इफ वोल्टेज इज एबनॉर्मल देन इट गिव कमांड टू VCB एंड VCB वुड गेट ट्रिप। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है हाई वोल्टेज सिस्टम के बारे में अब तक हमने डिस्कशन नहीं किया, हम लोग बात करेंगे हाई वोल्टेज सिस्टम के बारे में भी। तो ये जो हाई वोल्टेज सिस्टम अलग होता है, प्रोपल्शन सिस्टम अलग होता है। जो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है वो OHE से मेन ट्रांसफार्मर के बीच में होता है, मेन ट्रांसफार्मर से ट्रैक्शन मोटर के बीच में जो सिस्टम होता है उसे बोला जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो OHE का जो लाइन वोल्टेज है उसे मॉनिटर करने का काम करता है। अगर OHE का लाइन वोल्टेज अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है VCB को कमांड देता है, जिसकी वजह से होता है कि जो VCB होता है ट्रिप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लाइटनिंग के टाइम जो लाइन का जो वोल्टेज जो OHE का बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है VCB को कमांड देगा और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होगा वो क्या करेगा, पूरे हाई वोल्टेज इक्विपमेंट को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा।
जैसे हमने बात किया पेंटो से मेन ट्रांसफार्मर के बीच में जो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है? हाई वोल्टेज सिस्टम होता है। तो पेंटो से मेन ट्रांसफार्मर के बीच का जो सिस्टम होता है वो होता है हाई वोल्टेज सिस्टम। मेन ट्रांसफार्मर से मोटर के बीच का जो सिस्टम होता है उसे बेसिकली बोला जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटो से मेन ट्रांसफार्मर के बीच का जो सिस्टम है वो है हाई वोल्टेज सिस्टम। मेन ट्रांसफार्मर से मोटर के बीच का जो सिस्टम होता है उसे बोला जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पेंटोग्राफ हैज़ ओनली वन पैन हेड एंड टू कार्बन स्ट्रिप। जो पेंटोग्राफ है इसमें बेसिकली जो पैन हेड होता है वो कितना होता है? एक होता है और दो कार्बन स्ट्रिप लगी होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पेंटोग्राफ में कितनी कार्बन स्ट्रिप लगी होती है? दो कार्बन स्ट्रिप लगी होती है। और पैन हेड कितना होता है? एक होता है, राइट। कार्बन स्ट्रिप अगर हम लोग देखें, कार्बन स्ट्रिप शुड बी रिप्लेस आफ्टर 5 mm और 6 mm मिनिमम थिकनेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 mm और 6 mm के बाद, 5 to 6 mm के बाद हमें क्या करना होता है? जो कार्बन स्ट्रिप होती है उसे हमें क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। जैसे हमने बात किया, दो कार्बन स्ट्रिप लगी होती है। कार्बन स्ट्रिप की जो मिनिमम जो थिकनेस है वो कितनी होना चाहिए? 5 mm। जैसे हमने बात किया था व्हील का जो डायमीटर है वो अगर 780 mm के नीचे चले गया तो ऐसे केस में जो व्हील है उसे हमें क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। सिमिलरली पेंटोग्राफ में जो कार्बन स्ट्रिप है उसकी थिकनेस अगर 5 mm से नीचे चले गई तो ऐसे केस में 5 mm और 6 mm मिनिमम थिकनेस है, 5 mm मिनिमम है, 5 mm से नीचे चले गई 5 mm से अगर पेंटोग्राफ में जो कार्बन स्ट्रिप जो लगी होती है अगर वो 5 mm से नीचे चले गई तो ऐसे केस में जो कार्बन स्ट्रिप है उसे क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ORD 5 mm से नीचे चले गई, पेंटोग्राफ में जो कार्बन स्ट्रिप है उसकी जो थिकनेस अगर वो 5 mm से और कम हो गई तो ऐसे केस में वो जो पेंटोग्राफ होगा उसे क्या करना होगा? पेंटोग्राफ में जो कार्बन स्ट्रिप है उसे क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। ORD का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर रिच डिटेक्शन वाल्व। ORD विल नॉट लेट द पेंटोग्राफ टू गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर हाइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ORD एक ODD होता है जो कि होता है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस, जो कि बोगी में लगा होता है, जो कि ट्रैक पर ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने का काम करता है। एक और एक डिवाइस होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है ORD डिवाइस। ORD का फुल फॉर्म होता है ओवर रिच डिटेक्शन वाल्व। अभी जो ओवर रिच डिटेक्शन वाल्व है, नाम से पता चल रहा है ये पेंटोग्राफ को एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर जाने नहीं देगा, राइट। जो पेंटोग्राफ है अगर वो एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर चले गया तो ऐसे केस में होगा क्या? जो कैटेनरी वायर है वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से ओवर रिच डिटेक्शन वाल्व लगा दिया गया है। तो जो ओवर रिच डिटेक्शन वाल्व है पेंटोग्राफ को एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाने नहीं देगा, पर्टिकुलर हाइट की लिमिट से ऊपर जाने नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन पेंटोग्राफ शंट वायर इज मेड ऑफ कॉपर एंड पेंटो आर्म्स इज मेड अप ऑफ आयरन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ में बेसिकली एक वायर लगा होता है बेसिकली जिसे बोला जाता है शंट वायर। अब ये शंट वायर क्या करता है? बेसिकली करंट को बाईपास करने का काम करता है, राइट। तो जो पेंटोग्राफ है इसमें जो शंट वायर होता है किससे बना होता है? कॉपर से बना होता है। और जो पेंटोग्राफ का जो आर्म्स है वो किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। शंट वायर इज प्रेजेंट अक्रॉस बेयरिंग ऑफ पेंटो एंड शंट वायर इज फॉर बेयरिंग प्रोटेक्शन। जैसे हमने बात किया जो शंट वायर होता है कहाँ पर लगा होता है? पेंटोग्राफ की बेयरिंग पे, पेंटोग्राफ की बेयरिंग के अक्रॉस लगा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शंट वायर है पेंटोग्राफ की बेयरिंग के अक्रॉस लगा होता है और जो शंट वायर होता है बेसिकली बेयरिंग की प्रोटेक्शन के लिए होता है। पेंटोग्राफ में बेसिकली बेयरिंग भी लगी होती है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाई वोल्टेज सिस्टम में। जब पेंटोग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे तो जो शंट वायर होता है ये बेसिकली पेंटोग्राफ के बेयरिंग के अक्रॉस लगा होता है और ये जो शंट वायर है बेसिकली बेयरिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड शंट वायर इज फॉर बेयरिंग प्रोटेक्शन। एक डिवाइस होता है जिसे बोला जाता है ADD, जिसे बेसिकली बोला जाता है ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग डाउन डिवाइस। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस विल डाउन द पेंटोग्राफ इफ पेंटो कार्बन स्ट्रिप इज डैमेज, देन ADD विल ड्रॉप डाउन द पेंटोग्राफ। ADD वाल्व ड्रॉप डाउन द पेंटो एयर प्रेशर ड्यू टू विच पेंटो विल कम डाउन। तो यहाँ से हमने क्या समझा? एक डिवाइस होता है, सबसे पहले एक डिवाइस होता है ORD जिसके बारे में हमने बात किया था, ओवर रिच डिटेक्शन वाल्व, जो कि क्या करेगा? ORD ओवर रिच डिटेक्शन डिवाइस होता है। ORD ओवर रिच डिटेक्शन डिवाइस। तो ये बेसिकली क्या करता है? पेंटोग्राफ को एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाने नहीं देता है ORD। एक और एक डिवाइस होता है जिसे बोला जाता है ADD, जो कि होता है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। अभी ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस का क्या काम होता है? मान लेते पेंटोग्राफ की कार्बन स्ट्रिप कुछ डैमेज हो गई है, पेंटोग्राफ की अगर कार्बन स्ट्रिप अगर ये डैमेज हो गई है तो ये अनडिज़ायरेबल होता है OHE के लिए, क्योंकि जो डैमेज वाली जो कार्बन स्ट्रिप होती है ये OHE को भी क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। OHE अगर डैमेज हो गया तो ऐसे केस में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में अगर मान लेते कार्बन स्ट्रिप में कुछ डैमेज है, राइट, तो ऐसे केस में जो ODD है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है क्या करेगा? जो पेंटोग्राफ है उसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? नीचे कर देगा, ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देगा, राइट। तो जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है ये बेसिकली देखता है कि कार्बन स्ट्रिप में कुछ डैमेज है या नहीं। अगर कार्बन स्ट्रिप में किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो ऐसे केस में जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होता है पेंटोग्राफ को नीचे की तरफ गिरा देता है।
ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस विल ड्रॉप डाउन द पेंटोग्राफ इफ पेंटो कार्बन स्ट्रिप इज डैमेज। पेंटो की कार्बन स्ट्रिप डैमेज होती है तो ऐसे केस में जो ADD ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ये क्या करेगा, पेंटोग्राफ को ड्रॉप डाउन कर देगा, नीचे गिरा देगा। अब ये कैसा काम करता है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस? ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस में लगा होता है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन वाल्व, ADD वाल्व लगा होता है। अभी जो ADD वाल्व होता है क्या करता है, जो पेंटोग्राफ में जो एयर प्रेशर होता है उसे ड्रॉप कर देता है, जिसके वजह से होता है कि जो पेंटोग्राफ है वो नीचे की तरफ आ जाता है। अभी पेंटोग्राफ को रिलीज करने के लिए जो प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट है 4 से 5 बार प्रेशर चाहिए होता है। इस प्रेशर रेंज के बीच में जो पेंटोग्राफ होता है वो रेज हो जाता है, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होता है इसमें बेसिकली एक वाल्व होता है जो कि होता है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन वाल्व। ये क्या करेगा, जो पेंटोग्राफ का जो एयर प्रेशर होगा उसे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। पेंटोग्राफ ड्रॉप डाउन क्यों हो जाएगा, क्योंकि कार्बन स्ट्रिप में डैमेज है। अगर वो डैमेज कार्बन स्ट्रिप अगर हम लोग OHE के कॉन्टैक्ट में रखें तो ऐसे केस में जो OHE होगी वो भी डैमेज हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कार्बन स्ट्रिप, जो पेंटोग्राफ का जो हेड होता है, पेन हेड, जिसको हम लोग पेंटोग्राफ का हेड बोल सकते हैं, तो पेंटोग्राफ के हेड में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगी कार्बन स्ट्रिप और दूसरा हमें क्या मिलेगा, रॉकर बॉक्स अलॉन्ग विथ लीफ स्प्रिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करना है। तो पेंटोग्राफ का जो हेड होता है पेन हेड जिसे बोला जाता है, तो पेंटोग्राफ के हेड में हमें क्या मिलता है, पेंटोग्राफ के हेड में हमें 2 कार्बन स्ट्रिप मिलती है और हमें रॉकर बॉक्स मिलता है अलॉन्ग विथ लीफ स्प्रिंग। तो पेंटोग्राफ का जो हेड होता है उसमें हमें कार्बन स्ट्रिप मिलते हैं और रॉकर बॉक्स मिलता है अलॉन्ग विथ लीफ स्प्रिंग। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू कपलिंग रॉड अपर आर्म विल रेज अलॉन्ग विद द लोअर आर्म, कपलिंग रॉड विल अप्लाई डाउनवर्ड फोर्स टू द अपर आर्म बाय विच अपर आर्म रेजेस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ में 2 आर्म लगे होते हैं, एक जो आर्म होता है वो बेसिकली होता है अपर आर्म और दूसरा जो आर्म होता है वो होता है बेसिकली लोअर आर्म। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अपर आर्म और ये लोअर आर्म के साथ क्या लगा होता है, कपलिंग रॉड लगा होता है। अभी जो कपलिंग रॉड होता है, ड्यू टू कपलिंग रॉड अपर आर्म विल रेज अलॉन्ग विद द लोअर आर्म, ये कपलिंग रॉड के वजह से होता है कि जो अपर आर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है अलॉन्ग विद द लोअर आर्म। कपलिंग रॉड विल अप्लाई डाउनवर्ड फोर्स टू द अपर आर्म, जो कपलिंग रॉड होता है क्या करता है, डाउनवर्ड फोर्स लगाता है अपर आर्म के ऊपर, जिसके वजह से होता है कि जो अपर आर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कपलिंग रॉड के वजह से जो अपर आर्म और जो लोअर आर्म होते हैं वो साइमल्टेनियसली रेज करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो कपलिंग रॉड होता है ये क्या करता है, बेसिकली नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, किसके ऊपर, अपर आर्म के ऊपर, जिसके वजह से होता है कि जो अपर आर्म जो होता है वो रेज करता है अलॉन्ग विद द लोअर आर्म, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। अब हम लोग पेंटोग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो कपलिंग रॉड होता है, एक रॉड लगा होता है जिसे बोला जाता है कपलिंग रॉड। अब ये जो कपलिंग रॉड होता है ये अपर आर्म और लोअर आर्म को कनेक्ट करने का काम करता है। ये कपलिंग रॉड के वजह से होता है कि जो अपर आर्म होता है वो रेज करता है अलॉन्ग विद द लोअर आर्म, क्योंकि जो कपलिंग रॉड होता है ये क्या करता है, बेसिकली अपर आर्म के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से होता है कि जो अपर आर्म होता है वो ऊपर की तरफ रेज करता है। हमारे पेंटोग्राफ में एक और एक वाल्व लगा होता है जिसे बोला जाता है ORD वाल्व। जैसे हमने बात किया इज ऑल्सो नोन एज MED वाल्व, मैक्सिमम एक्सटेंशन वाल्व, ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व। जैसे कि हमने बात किया था जो ORD वाल्व होता है ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व, इसे बेसिकली MED वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिटेक्शन वाल्व। MED वाल्व भी बोला जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिटेक्शन वाल्व। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व या फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन डिटेक्शन वाल्व, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों क्या करते हैं, जो कि पेंटोग्राफ को एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाने नहीं देती है। पेंटोग्राफ की जो हाइट होती है उसे मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक के बनाए रखती है। तो ORD वाल्व का एक और एक नाम होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है MED वाल्व, राइट। तो यहाँ पर ये ORD वाल्व विच इज़ ऑल्सो नोन एज MED वाल्व, और एक जो वाल्व है हमारे पास कौन सा वाल्व है, बेसिकली ADD वाल्व है, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है, ADD डिवाइस है। ADD डिवाइस में लगा होता है ADD वाल्व। नाम से ही पता चल रहा है ORD वाल्व जिसे MED वाल्व भी बोला जाता है, राइट। ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस भी बोला जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिटेक्शन वाल्व, राइट। तो नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन और ओवर रीच, नाम से ही पता चल रहा है। तो पेंटोग्राफ को एक पर्टिकुलर हाइट लिमिट के ऊपर जाने नहीं देते ये दोनों सिस्टम, दोनों वाल्व। दोनों एक ही वाल्व है, जो ORD वाल्व है उसको एक और एक नाम से जाना जाता है MED वाल्व। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेंथ ऑफ पैरेलल गाइड बार, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ में एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है बेसिकली पैरेलल गाइड बार। अभी यहाँ पर ये जो पैरेलल गाइड बार है इसकी जो लेंथ है इसे इंक्रीज़ की जा सकती है, डिक्रीज़ की जा सकती है। लेंथ ऑफ पैरेलल गाइड बार कैन बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। पेंटोग्राफ में जो पैरेलल गाइड बार है उसकी जो लेंथ है उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है।
यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था, हमारी जो ट्रेन है ये ट्रेन में सलून लगा होता है। सलून इंटीरियर के बारे में भी हमने बात किया था। सलून में टोटल कितने स्पीकर लगे होते हैं? 12 स्पीकर लगे होते हैं। ईडीडी है क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट, इसके कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट होते हैं। और ये 2 यूनिट एक कार के दोनों कॉर्नर में लगी होती है, गैंगवे के जस्ट ऊपर। IEDD इसे बोला जाता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये दोनों सेम ही चीज़ है, राइट। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले, इसको पूरी तरीके से बोला जाता है IEDD, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले। और ये एक कार के दोनों एंड में लगी होती है। और ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये बेसिकली डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, नेक्स्ट स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ट्रेन के। और एक कार में कितनी लगी होती है? 2 लगी होती है। और पूरी ट्रेन में 8 कार है, तो पूरी ट्रेन में कितने इसके यूनिट हो गई? 16 यूनिट रहते हैं। 16 यूनिट रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, DRMD होता है हमारे पास। DRMD अगर हम लोग देखें, डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, डिजिटल डायनेमिक या फिर बोल सकते हैं डिजिटल रूट मैप डिस्प्ले, या फिर बोल सकते हैं डायनेमिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया DRMD, या फिर बोल सकते हैं डायनेमिक डिस्प्ले, डायनेमिक रूट डिस्प्ले। ये डायनेमिक रूट डिस्प्ले इसलिए बोला जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया सलून इंटीरियर वाली वीडियो में, राइट। तो ये जो DRM डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, ये बेसिकली इसको डायनेमिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो रूट होती है वो बेसिकली एक LED इंडिकेशन होता है। और वो जो LED इंडिकेशन होता है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। और वो मूवमेंट वो अलग अलग स्टेशन पे मूव कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी स्टेशन A है, तो जो LED है उसका जो इंडिकेशन होगा वो स्टेशन A की तरफ होगा। अभी ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B जा रही है, तो ऐसे केस में जो LED इंडिकेशन है उसका जो LED उसका जो इंडिकेशन होगा कहाँ पर होगा? स्टेशन B पर होगा। तो ऐसे केस में जो LED उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? LED में हमें बेसिकली मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो यही रीज़न के वजह से इसको बोला जाता है डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डायनेमिक मैप रूट डिस्प्ले होती है वो बराबर में होती है नंबर ऑफ़ डोर के। हमारी ट्रेन में नंबर ऑफ़ डोर कितने हैं? एक कार में है 8 डोर, तो पूरी ट्रेन में कितने डोर है? 64 डोर है। तो एक कार में अगर 8 डोर है तो डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले ये कितनी रहेगी? 8 रहेगी, राइट। और पूरी ट्रेन में 64 डोर है, तो ऐसे केस में जो डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले ये टोटल 64 रहेंगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, EID इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट, इन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट्स, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ पैसेंजर सीट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट एक और एक डिस्प्ले यूनिट होती है जिससे बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट। और ये कहाँ पर लगी होती है? पैसेंजर के सीट के सामने लगी होती है, राइट। पैसेंजर जहाँ पर बैठा है उसके जस्ट सीट के सामने लगी होती है, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट। और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट इसकी कितनी यूनिट होती है? 6 यूनिट होती है, राइट। जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट होती है इसकी 2 होती है एक कार में। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट होती है कितनी होती है? 6 यूनिट। मतलब अगर हम लोग देखें ट्रेन से, अगर हम लोग इससे पहले हमने जो सलून इंटीरियर वाली जो वीडियो जो डिस्कस किया था उसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। बेसिकली जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन जो डिस्प्ले होती है वो बेसिकली 2 लगी होती है, जो कि एक कार के कॉर्नर में लगी होती है, जस्ट गैंगवे के बाजू में, गैंगवे के जस्ट ऊपर, गैंगवे के जस्ट हेडर पैनल पे लगी होती है ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जैसे हमने बात किया था वो थी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले। इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये इसकी 2 क्वांटिटी होती है, और ये होती है बेसिकली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इससे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ऐसे केस में जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले इसके तो 2 यूनिट होती है, और जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इसकी कितनी यूनिट होती है? 6 यूनिट होती है, और ये जस्ट पैसेंजर के सीट के सामने लगी होती है। हमारे जैसे हमने बात किया था सलून में कितने स्पीकर है? 12 स्पीकर है टोटल, जैसे हमने बात किया था, राइट। हमारे सलून में टोटल कितने स्पीकर है? जस्ट होल्ड ऑन। जैसे हमने बात किया था सलून में टोटल है 12 स्पीकर। सलून हैज़ 12 स्पीकर, जैसे हमने बात किया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सलून में कैमरा कितना है? 4 कैमरा है। 4 कैमरा इन ईच सलून, हर सलून में कितना कैमरा है? 4 कैमरा है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक बटन होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है PEA बटन, पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म बटन। पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म बटन ये इसकी कितनी यूनिट होती है? 4 यूनिट होती है, राइट। तो पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म बटन ये भी कितना होता है? ये भी 4 यूनिट होता है। इसकी कितनी क्वांटिटी होती है? 4 क्वांटिटी होती है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट TCCU, राइट। ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट TCCU इसके कितने यूनिट होते हैं?
दो यूनिट होते हैं, दो क्वांटिटी होते हैं। यहाँ पर ये पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म और जो सलून में जो कैमरा होता है वो 4 होता है। हम लोग इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो पैसेंजर है वो एमरजेंसी में सलून कैमरे में देखते हुए ड्राइवर से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। इसको हम लोग ये सिनेरियो को इमेजिन कर सकते हैं। तो सलून कैमरा कितना है, 4, तो पैसेंजर इमरजेंसी अनाउंस अलार्म कितना है, ये भी 4 यूनिट है इसकी। अब TCCU जैसे हमने बात किया, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, इसकी कितनी यूनिट होती है, इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, 2 क्वांटिटी होती है। ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल TOCP, ये भी कितनी है, इसकी भी 2 यूनिट है, राइट, जिसे जो कि बेसिकली ड्राइवर डेस्क पे। तो ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, इसकी भी 2 यूनिट है। ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल ये कहाँ पर लगा होता है, ड्राइवर कैब में लगा होता है, और इसकी 2 क्वांटिटी होती है, एक DMC1 में और दूसरी होती है DMC2 में। ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, इसकी भी 2 क्वांटिटी होती है, एक DMC1 में और एक DMC2 में। जैसे हमने बात किया था हमारी ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, DMC1 है, TC1 है, MC1, MC2, MC3, MC4, दूसरा TC2 है, फिर DMC2 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक पैनल होता है जिसे बोला जाता है ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल है इसकी भी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, राइट, और ये बेसिकली नॉन TO साइड में लगा होता है, राइट। जितने भी जो पैनल स्पेसिफिकली अगर पैनल नाम आ गया तो इसका मतलब ये ड्राइवर कैब में ही होगा, राइट, और 2 ड्राइवर कैब है तो इसकी 2 यूनिट होती है। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल इसकी 2 यूनिट होगी और ये नॉन TO साइड होती है। इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट, जो इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन जो डिस्प्ले यूनिट है उसकी कितनी क्वांटिटी होती है, 2 क्वांटिटी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट एक तो बाहर की तरफ लगी होती है और एक अंदर के तरफ लगी होती है। जो अंदर के तरफ लगी होती है उसे बोला जाता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट, जो कि जैसे हमने बात किया था एक कार के 2 कॉर्नर में लगी होती है गैंगवे के ऊपर, और ट्रेन जब आ रही होती है ट्रेन के जस्ट सामने ऊपर के तरफ लिखा होता है कि ट्रेन मतलब कहाँ जा रही है, उसका टर्मिनेटिंग स्टेशन कौन सा है। तो वो जो डिस्प्ले जो यूनिट होती है उसे बेसिकली बोला जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट। और इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, 2 क्वांटिटी होती है, क्योंकि कैब में क्योंकि हमारी ट्रेन में कितने कैब है, 2 कैब है। और जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट है ये बेसिकली कितनी होती है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट ये बेसिकली होती है 2, जैसे कि हमने बात किया 2 होती है, और हमारी ट्रेन में टोटल 8 कार है तो 8 × 2 टोटल जो यूनिट होगी कितनी होगी, 16 यूनिट होगी। इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट कितनी होती है, 6 होती है, पैसेंजर की सीट के सामने लगी होती है। इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट कितनी होती है, 16 होती है हमारी पूरी ट्रेन में, क्योंकि एक कार में 2 होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया ट्रेन कार हैज़ यूनिक नंबर, यहाँ पर जो ट्रेन कार होती है उसमें क्या होता है, ट्रेन हर एक ट्रेन को बेसिकली एक ID दी होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है ट्रेन ID, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हर ट्रेन की जो कार है उसे एक नंबर से डिफाइन किया जाता है जो कि बहुत यूनिक नंबर होता है। ट्रेन कार हैज़ यूनिक नंबर, ट्रेन कार में एक यूनिक नंबर होता है और वो यूनिक नंबर के थ्रू वो ट्रेन की पर्टिकुलर कार को आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी बात करेंगे TCMS के बारे में। TCMS में अगर हम लोग देखें जो MPU होता है वो होता है मेन प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल्स एंड मॉनिटर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ इन ट्रेन। MPU इज़ प्रेजेंट इन TCMS, राइट। तो यहाँ पर ये जो TCMS है ये है क्या, ये है ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसे ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। अब ये जो TCMS होता है इसमें क्या होता है, मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब ये जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है कंट्रोल और मॉनिटर करती है हर एक एक्टिविटी जो कि हमारी ट्रेन में हो रही होती है। तो जैसे हमने बात किया था हमारे CPU में जो प्रोसेसर होता है, जैसे कि बात किया था जो हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है वो सारी चीज़ को मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, सारी चीज़ को मतलब कंप्यूटर में कंट्रोल करने का काम करता है। सिमिलरली जो TCMS है इसमें मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है MPU, जो कि कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है हर एक एक्टिविटी जो कि हमारी ट्रेन में हो रही होती है। जो MPU होता है वो कहाँ पर होता है, TCMS में होता है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ट्रेन इज लिंक विद TCMS वाया इथरनेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो सब सिस्टम होते हैं वो TCMS के साथ लिंक किए होते हैं विद द हेल्प ऑफ इथरनेट सिस्टम। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो VAC जो सब सिस्टम है वो TCMS के साथ लिंक है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कपलर सिस्टम, डोर सिस्टम, एयर कंप्रेशर सिस्टम, सारे के सारे जो सिस्टम है वो TCMS के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें TCMS इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम हैविंग इनपुट एंड आउटपुट। जो TCMS है ये है क्या, एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हमें क्या मिलता है, इनपुट और आउटपुट मिलता है। TCMS डू मॉनिटरिंग, कमांड, कंट्रोलिंग, सुपरविजन एंड रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ये जो TCMS है ये क्या करता है, जो TCMS है मॉनिटरिंग करने का काम करता है, कमांड देने का काम करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है, सुपरविजन करने का काम करता है, रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो TCMS है मॉनिटरिंग करता है, कमांड करता है, कंट्रोलिंग करता है, सुपरविजन करता है, रिकॉर्डिंग करने का भी काम करता है।
अभी यहाँ से हम लोग बात करने वाले वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। स्पेसिफिकली अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ट्रेन मेंटेनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारी ट्रेन में टोटल जो कारें कितनी है वो है 8 कारें, एक कार में 2 VAC यूनिट है, तो पूरी ट्रेन में कितने VAC यूनिट हो गए 16। तो 16 VAC यूनिट इज देयर इन 8 कार ट्रेन। जो 8 कार की जो ट्रेन है उसमें टोटल जो VAC यूनिट है कितने है वो है 16। ईच कार कूलिंग कैपेसिटी, हर कार की जो कूलिंग कैपेसिटी वो कितनी है वो है 110 किलोवाट, राइट। मतलब एक जो AC है वो 55 किलोवाट का और ट्रेन में 2 AC है तो 110 किलोवाट एक कार की कूलिंग कैपेसिटी। ईच कार हैज़ 2 VAC, हर कार में 2 VAC है। वर्किंग ऑफ VAC इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। जो VAC का जो वर्किंग होता है वो क्या होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, जिसके बारे में हमने बात किया। जो रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली कंप्रेसर में गैसियस स्टेट में होता है, फिर उसके बाद कंप्रेसर से कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कहाँ पर जाता है, थर्मल एक्सपांशन वाल्व से होते हुए इवेपोरेटर में जाता है। तो यही होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसके बारे में हमने बात किया है। अब ये जो VAC सिस्टम होता है इसमें बेसिकली एक वाल्व लगा होता है जिसे बोला जाता है थर्मल एक्सपांशन वाल्व। अब ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है क्या करता है, बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसमें सडनली मतलब सडन ड्रॉप क्रिएट कर देता है। तो थर्मल एक्सपांशन वाल्व ड्रॉप डाउन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है सबसे पहला ये इवेपोरेटर के इनलेट में लगा होता है। अब ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है क्या करता है, जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है उसको, जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है उसे सडनली ड्रॉप कर देता है, जिसके वजह से होता क्या है, जो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जो जाता है उसका जो टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसमें सडन ड्रॉप क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से जो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जो जाता है उसका जो टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे VAC सिस्टम में बेसिकली हीटर कॉइल भी लगी होती है। अभी जो हीटर कॉइल होती है VAC सिस्टम में ये क्या करती है, कंट्रोल्स द मॉइस्चर इन VAC ड्यूरिंग मानसून सीजन ड्यू टू ह्यूमिडिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VAC सिस्टम होता है वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसमें हीटर भी लगा होता है। अभी हीटर क्यों लगाया होता है, क्योंकि मानसून सीजन में अगर हम लोग देखें बेसिकली मॉइस्चर होता है। अभी जो मॉइस्चर है इसे कंट्रोल करना होता है। VAC पैनल में जो मॉइस्चर है उसे कंट्रोल करने के लिए मानसून के टाइम जो मॉइस्चर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हीटर कॉइल लगाई गई है VAC में, राइट। तो मानसून में ह्यूमिडिटी के वजह से हम लोग बोल सकते हैं, मानसून में ह्यूमिडिटी के वजह से होता क्या है, बेसिकली VAC पैनल में मॉइस्चर आ जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मानसून में ह्यूमिडिटी के वजह से हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें मॉइस्चर का इम्पैक्ट आता है, और वो जो मॉइस्चर का जो इम्पैक्ट है उसी रिड्यूस करने के लिए हीटर कॉइल बेसिकली VAC पैनल में लगाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एट लो प्रेशर AC शुड बी टर्न ऑफ बिकॉज लो प्रेशर में डैमेज द कंप्रेसर। फॉर लो प्रेशर वी यूज़ लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लो प्रेशर पर हमारी ट्रेन में VAC पैनल में बेसिकली लो प्रेशर और हाई प्रेशर की प्रॉब्लम बनती है। तो लो प्रेशर में जो AC होता है उसे हमें क्या करना होता है, टर्न ऑफ करना होता है, क्योंकि लो प्रेशर अगर हम लोग देखें, लो प्रेशर बेसिकली कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है, राइट। और यहाँ पर लो प्रेशर पर जैसे हमने बात किया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लो प्रेशर अगर हमारे सिस्टम में VAC में बन रहा है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है उसे हमें क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना होगा, क्योंकि अगर कंप्रेसर ज़्यादा लो प्रेशर पर काम करेगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो लो प्रेशर पर कंप्रेसर को टर्न ऑफ करवाना है, तो इसके लिए हमने बेसिकली लगा दिया लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अभी जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये क्या करेगा, जैसे लो प्रेशर बनेगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है उसे टर्न ऑफ कर देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी होता है। हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है या फिर बोल सकते हैं हाई प्रेशर स्विच होता है, जो कि क्या करता है, जैसे ही हाई प्रेशर बनेगा तो कंप्रेसर को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा, हाई प्रेशर से कंप्रेसर को टर्न ऑफ कर देगा। इफ थर्मल एक्सपांशन वाल्व इज डैमेज देन कंप्रेसर मे डैमेज ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ओवर कंप्रेसर एंड फॉर दिस वी यूज़ हाई प्रेशर स्विच। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हाई प्रेशर स्विच का क्या काम होता है, जैसे हमने बात किया इफ़ थर्मल एक्सपांशन वाल्व इज़ डैमेज, अगर थर्मल एक्सपांशन वाल्व अगर डैमेज होता है तो ऐसे केस में जैसे हमने बात किया था हाई प्रेशर स्विच क्या करता है, जो हाई प्रेशर स्विच है ये क्या करेगा, जो कंप्रेसर है उसे टर्न ऑफ कर देगा अगर हमारे सिस्टम में हाई प्रेशर बनता है तो। अब ये हाई प्रेशर किसके वजह से बनेगा, थर्मल एक्सपांशन वाल्व के वजह से बनेगा। अगर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व अगर डैमेज हो जाता है तो ऐसे केस में हमारे सिस्टम में हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर बनने की वजह से ये हमारे सिस्टम के लिए डिज़ायरेबल नहीं होगा, स्पेसिफिकली कंप्रेसर के लिए।
तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा उसे हमें हाई प्रेशर से हटाना होगा, कंप्रेसर को हमें टर्न ऑफ करना होगा हाई प्रेशर से। तो ऐसे केस में कंप्रेसर को टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई प्रेशर स्विच। तो अगर थर्मल एक्सपांशन वाल्व अगर डैमेज हो जाता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो भी डैमेज हो सकता है हाई प्रेशर की वजह से, ओवर कंप्रेसर। एंड फॉर दिस वी यूज़ हाई प्रेशर स्विच। जैसे हमने बात की हाई प्रेशर क्यों बनता है, थर्मल एक्सपांशन वाल्व में अगर कुछ क्लॉगिंग हो गई, थर्मल एक्सपांशन वाल्व अगर डैमेज हो गया तो ऐसे केस में हाई प्रेशर बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वीएसी पैनल में हाई प्रेशर क्यों बनता है। अगर थर्मल एक्सपांशन वाल्व में किसी तरीके की क्लॉगिंग आ गई, थर्मल एक्सपांशन वाल्व अगर किसी तरीके से डैमेज हो गया तो हमारे सिस्टम में क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर कंप्रेसर के लिए डिज़ायरेबल नहीं है, कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो ये रीज़न की वजह से हमने लगा दिया हाई प्रेशर स्विच, जो कि क्या करेगा, जो कंप्रेसर है उसे आइसोलेट कर देगा अगेंस्ट हाई प्रेशर, कंप्रेसर को टर्न ऑफ कर देगा अगेंस्ट हाई प्रेशर। लो प्रेशर कैन बी फील अक्रॉस द इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाई प्रेशर है उसे थर्मल एक्सपांशन वाल्व के अक्रॉस फील किया जा सकता है। अभी जो लो प्रेशर है इसे इवेपोरेटर और कंप्रेसर के अक्रॉस फील किया जाता है, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लो प्रेशर है इसे इवेपोरेटर और कंप्रेसर के अक्रॉस फील किया जा सकता है। बाय साइड ग्लास वी कैन चेक कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया था हमारे वीएसी सिस्टम में लिक्विड लाइन में एक ग्लास लगी होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है साइड ग्लास। अब इस साइड ग्लास के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट है उसकी जो कंडीशन है उसे हमें चेक कर सकते हैं। बाय साइड ग्लास वी कैन चेक कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। साइड ग्लास के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन है उसे चेक कर सकते हैं, राइट। रेफ्रिजरेंट में अगर कुछ कंटेमिनेशन है, रेफ्रिजरेंट में अगर कुछ मॉइस्चर है तो उसे देखा जा सकता है साइड ग्लास के थ्रू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें थर्मल एक्सपांशन वाल्व प्रोवाइड सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय एक्सपांशन प्रिंसिपल। जैसे हमने बात किया जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है टेम्परेचर और प्रेशर में सडन ड्रॉप प्रोवाइड करता है एक प्रिंसिपल के थ्रू जिसे बोला जाता है एक्सपांशन प्रिंसिपल। कंप्रेसर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, टू कंप्रेसर इन वीएसी डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक वीएसी पैनल में कितने कंप्रेसर लगे, 4 कंप्रेसर लगे। अब ये सारे के सारे जो कंप्रेसर होते हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंप्रेसर दूसरे कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो कंप्रेसर है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, राइट। तो जो कंप्रेसर है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। टू कंप्रेसर इन वीएसी डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। लाइक अगर एक कंप्रेसर अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि सेकंड भी ऑपरेट नहीं होगा, सेकंड काम करेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया सारे जो कंप्रेसर है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि अगर एक कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो दूसरा वाला भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है इफ वन डू नॉट ऑपरेट देन सेकंड विल ऑल्सो नॉट ऑपरेट, इट्स नॉट लाइक दैट। कंप्रेसर इज इन्वर्टर कंट्रोल कंप्रेसर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंप्रेसर है बेसिकली जो वीएसी पैनल में यूज़ किया गया ये इन्वर्टर कंट्रोल कंप्रेसर होता है। दिस कंप्रेसर डू नॉट स्टॉप ड्यू टू विच देयर इज़ नो हाई इनरश करंट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात की हम लोग जो वीएसी पैनल में जो कंप्रेसर जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग अलॉन्ग विद इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो कंप्रेसर है बेसिकली इन्वर्टर यूज़ करने की वजह से होगा क्या, जो कंप्रेसर होगा वो स्टॉप नहीं होगा। बेसिकली होता क्या है, कंप्रेसर अगर एक बार स्टॉप हो जाए तो ऐसे केस में कंप्रेसर को अगर हमें टर्न ऑन करना होगा तो ऐसे केस में बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट होगी, हाई इनरश करंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से होगा क्या, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से जो कंप्रेसर है उसे इन्वर्टर के साथ यूज़ किया गया है। तो जो इन्वर्टर होता है कंप्रेसर को पूरी तरीके से टर्न ऑफ होने नहीं देता, कंप्रेसर की स्पीड बहुत मिनिमम कर देगा इन्वर्टर 3 फेज सप्लाई देके, बट जो कंप्रेसर है उसे टर्न ऑफ नहीं होने देगा, क्योंकि अगर कंप्रेसर अगर टर्न ऑफ हो गया तो फिर टर्न ऑन होगा तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा करंट ले लेगा। तो यही रीज़न की वजह से कंप्रेसर लगाया गया अलॉन्ग विद द इन्वर्टर। कंप्रेसर अलॉन्ग विद द इन्वर्टर क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्रेसर होगा वो बंद नहीं होगा। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कंप्रेसर अलॉन्ग विद इन्वर्टर कंट्रोल लगाया गया क्योंकि यहाँ पर पावर कंजम्पशन चाहे पावर सेव करना है, पावर वेस्ट नहीं करना है ड्यू टू हाई इनरश करंट, तो पावर सेविंग पर्पस के लिए कंप्रेसर अलॉन्ग विद इन्वर्टर सिस्टम इन्वर्टर कंट्रोल कंप्रेसर लगाया गया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वीएसी है इसमें जो कंप्रेसर है उसको इन्वर्टर के साथ लगाया गया, इन्वर्टर कंट्रोल कंप्रेसर लगाया गया फॉर दी सेक ऑफ पावर सेविंग के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडेंसर कॉइल रिड्यूसेस हीट सम अमाउंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडेंसेशन प्रोसेस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कंडेंसर कॉइल होती है वो क्या करती है, बेसिकली हीट को, जैसे हमें पता है जो कंडेंसर है उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और थर्मल एक्सपेंशन वाल्व वो इवेपोरेटर कॉइल उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। तो जो कंडेंसर होता है क्या करता है, बेसिकली हीट को रिड्यूस कर देता है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से होता है कि कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, हमें पता है इसके बारे में। अभी यहाँ पर ये इन्वर्टर कंट्रोल कंप्रेसर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हमारे वीएसी पैनल में, फॉर एनर्जी सेविंग पर्पस।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे VAC पैनल में एक इन्वर्टर लगा होता है जिसे बोला जाता है एमरजेंसी इन्वर्टर। अभी जो एमरजेंसी इन्वर्टर होता है 110 वोल्ट DC लेता है बैटरी से एंड इट कन्वर्ट इनटू 3 फेज, उसे 3 फेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो 3 फेज जो पावर है ये किसको प्रोवाइड करता है, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर को प्रोवाइड करता है। और ये जो फैन ब्लोअर होता है क्या करता है, सलून में एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है। इससे पहले हमने VAC पैन के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात किया था, मान लेते हैं हमारी ट्रेन में एक मोड आ गया जिसे बेसिकली बोला जाता है वेंटिलेशन मोड। तो वेंटिलेशन मोड में अगर हम लोग देखिए जो फ्रेश एयर डैम्पर हो गए वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। दूसरा वेंटिलेशन मोड में होता है क्या, जो VAC के सारे जो कंपोनेंट हो गए वो बंद पड़ जाएंगे, बट जो इवापोरेटर जो फैन होगा सप्लाई फैन वो काम करेगा कैसा, एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू। अभी जो एमरजेंसी इन्वर्टर होगा ये क्या करेगा, 110 वोल्ट जो DC सप्लाई उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 फेज AC सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। अभी जो 3 फेज AC सप्लाई ये कहाँ पर जाएंगी, इवापोरेटर फैन ब्लोअर में जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो इवापोरेटर जो फैन ब्लोअर होगा बेसिकली एयर को सर्कुलेट करने का काम करेगा सलून एरिया में। तो यहाँ पर वही लिखा और इसी को ही बोला जाता है वेंटिलेशन मोड। वेंटिलेशन मोड में रेफ्रिजरेंट का फ्लो नहीं होता पूरे सिस्टम में। सोलेनॉइड वाल्व रेगुलेट कंट्रोल रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में VAC पैनल में एक वाल्व लगा होता है जिसको बोला जाता है सोलेनॉइड वाल्व। अभी जो सोलेनॉइड वाल्व होता है क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है किसके, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को। इट अलाउज रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू कूलिंग डिमांड। अब ये जो सोलेनॉइड वाल्व है क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को बेसिकली अलाउ करता है अकॉर्डिंग टू कूलिंग डिमांड। जैसे हमने बात किया कूलिंग डिमांड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करवाना होगा तो सोलेनॉइड वाल्व ज़्यादा रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करवाएगा। सिमिलरली अगर कूलिंग डिमांड कम है तो कम से कम रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करवाना होगा तो कम से कम रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करवाएगा सोलेनॉइड वाल्व। In compressor refrigerant should be in gaseous state only to prevent compressor against damage, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट है, जैसे कि हमें पता है जो रेफ्रिजरेंट है ये अपना स्टेट चेंज कर सकता है, या तो लिक्विड या तो गैस। तो कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो स्टेट है वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अगर गलती से भी अगर लिक्विड हो गया तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में जो डैम्पर्स जो लगे होते हैं उसका जो क्लोजिंग टाइम होता है कितना होता है, 20 सेकेंड होता है। तो डैम्पर्स का जो क्लोजिंग टाइम होता है ट्रेन में कितना होता है, 20 सेकेंड होता है। फ्रेश एयर डैम्पर अलाउज फ्रेश एयर इन सलून। जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है क्या करता है, बेसिकली फ्रेश एयर को अलाउ करने का, जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है बेसिकली फ्रेश एयर को अलाउ करने का काम करता है सलून में। डिपेंड ऑन दी CO2 लेवल इन सलून, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से हमें फ्रेश एयर डैम्पर का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है इसका क्या काम होता है, जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसे हमने बात किया जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो फ्रेश एयर है उसे सलून एरिया में सर्कुलेट करवाने का काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिपेंड ऑन CO2 लेवल इन सलून, जैसे कि अगर हम लोग देखें अगर सलून एरिया में CO2 का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे कि इसमें जो फ्रेश एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी और जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा क्या होगा, वो ओपन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सिमिलरली ट्रेन में अगर CO2 लेवल अगर कम होगा तो ऐसे कि इसमें जो फ्रेश एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, राइट। फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा क्लोज्ड होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हमारी ट्रेन में CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, जब हमारी ट्रेन में CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, उसकी वजह से फ्रेश एयर डैम्पर ज़्यादा ओपन होगा। जब CO2 का लेवल कम होगा हमारी ट्रेन में, जब CO2 का लेवल कम होगा तो ऐसे केस में फ्रेश एयर की जो रिक्वायरमेंट है, जो फ्रेश एयर हो प्रोपोर्शनल है CO2 के साथ, CO2 बढ़ेगा तो फ्रेश एयर बढ़ेगी, फ्रेश एयर अगर बढ़ेगी तो ऐसे केस में फ्रेश एयर डैम्पर ओपन करना होगा। CO2 अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर जो लगेगी वो कम लगेगी, फ्रेश एयर अगर कम लगेगी तो फ्रेश एयर डैम्पर क्लोज करना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो VAC के ऑपरेटिंग मोड में सबसे पहला वाला जो मोड है वो कौन सा मोड है, वो है बूटअप मोड। अब ये बूटअप मोड में होगा क्या, बूटअप मोड में जो PLC है, PLC मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, checks all the parameters of VAC and give command to controller and controller update TCMS under ventilation mode only supply। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बूटअप मोड में होगा क्या, जो PLC जो लगी होती है हमारे VAC पैनल में प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, ये क्या करेंगी, VAC के सारे पैरामीटर्स को चेक करेगी और VAC के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं उसे देखेगी। जैसे कंप्रेसर बराबर काम कर रहा है यानी कंप्रेसर का टेम्परेचर बराबर है यानी इवेपोरेटर का टेम्परेचर बराबर है यानी कंडेंसर का टेम्परेचर बराबर है या नहीं, तो ये सारे पैरामीटर्स को PLC चेक करेगी और कमांड भेजेंगी किसको कमांड करेगी, कंट्रोलर को कमांड करेंगी और जो कंट्रोलर होगा क्या करेगा, TCMS को अपडेट करेगा। तो बूटअप मोड में जो PLC है वो ये चेक करेंगे कि VAC के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं, और फिर उसके बाद जो PLC है कमांड देंगे किसको, कंट्रोलर को, और जो कंट्रोलर है ये क्या करेगा, TCMS को अपडेट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें
जैसे हमने बात किया था जो वेंटिलेशन मोड होता है, ये वेंटिलेशन मोड में होता क्या है, जो इवेपोरेटर फ़ैन जो ब्लोअर होता है वही सिर्फ काम करता है और बाकी के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो टर्न ऑफ होते हैं। अंडर वेंटिलेशन मोड ओनली सप्लाई फैंस ऑपरेट एंड कंप्रेसर इज़ ऑफ। जैसे हमने बात किया जो वेंटिलेशन मोड होता है इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया जब हम लोग VAC के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, VAC सिस्टम के बारे में। तो वेंटिलेशन मोड में होगा क्या, जो सप्लाई फ़ैन होंगे वो काम करेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो एयर होगी वो सर्कुलेट होगी हमारे सलून एरिया में सप्लाई फ़ैन की वजह से। और सप्लाई फ़ैन मतलब इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोअर की वजह से जो एयर होगी वो सर्कुलेट होगी हमारे सलून एरिया में, और जो कंप्रेसर होगा क्या होगा, वो ऑफ होगा। दूसरा जो मोड है वो कौन सा मोड है, वो है प्री कूलिंग मोड। जैसे हमने बात किया पहला जो मोड है वो है बूटअप मोड, जिसमें PLC ये चेक करेगा कि VAC के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं, और अपडेट देगा किसको, कंट्रोलर को। और जो कंट्रोलर होता है वो हमारे VAC पैनल में लगा होता है, और जो कंट्रोलर होता है TCMS को क्या करेगा, अपडेट करेगा। कि प्री कूलिंग मोड में अगर हम लोग देखें, प्री कूलिंग मोड में होता क्या, इन दिस मोड VAC क्लोज द फ्रेश एयर डैम्पर एंड ओपन एयर डैम्पर टू इंक्रीज द कूलिंग विद इन लेस टाइम। वंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव देन फ्रेश एयर डैम्पर गेट्स ओपन। तो यहाँ से हमने क्या समझा, प्री कूलिंग मोड में होता क्या है, प्री कूलिंग मोड में इन दिस मोड इन दिस VAC क्लोज द फ्रेश एयर डैम्पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री कूलिंग मोड में होगा कि जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, राइट। एंड ओपन रिटर्न एयर डैम्पर, और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड ओपन रिटर्न एयर डैम्पर टू इंक्रीज द कूलिंग विद इन लेस टाइम। वंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव देन फ्रेश एयर डैम्पर गेट्स ओपन। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए प्री कूलिंग मोड में होता क्या है, मान लेते हैं कि एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जो ट्रेन ड्राइवर है वो अभी आया, और जो ट्रेन ड्राइवर है उसने ट्रेन को क्या किया, निकाला। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को निकालने से पहले क्या करेगा, जो सलून एरिया होगा, ट्रेन निकालने से पहले ट्रेन तो बंद होगी, ट्रेन जब टर्न ऑफ होगी तो ऐसे केस में VAC टर्न ऑफ होगा। जब VAC टर्न ऑफ होगा तो जो सलून का जो इंटीरियर है वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो उसे हमें क्या करना होगा, कूल डाउन करना होगा। जो सलून एरिया है उसे हमें क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। तो ऐसे केस में जब ट्रेन ड्राइवर ट्रेन में आएगा तो ऐसे केस में जो VAC है उसको सबसे पहला बूटअप मोड में ले जाएगा, फिर प्री कूलिंग मोड में लेके जाएगा। प्री कूलिंग मोड में होगा क्या, जो फ्रेश एयर डैम्पर होगे पूरी तरीके से क्लोज हो जाएंगे। जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएंगी तो हमारी जो ट्रेन होगी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, पैक्ड हो जाएंगी। फिर उसके बाद होगा क्या, जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा तो जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा वो तो ओपन रहेगा, राइट। अभी यहाँ पर होगा क्या, जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो VAC पैनल होगा वो हमारा काम करेगा, और जो रेफ्रिजरेंट है उसका सर्कुलेशन होगा पूरे सिस्टम में, पूरे VAC के कंपोनेंट्स में, जिसके वजह से होगा क्या, कूलिंग बनेगी। अब वो जो कूलिंग होगी वो कूलिंग के वजह से होगा कि हमारा जो सलून एरिया होगा वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। और जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो जाएगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ्रेश एयर डैम्पर, जैसे हमने बात किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के प्री कूलिंग मोड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्लोज्ड होगा। फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो ओपन होगा अकॉर्डिंग टू दी लोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्रेश एयर डैम्पर है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमेशा बंद रहेगा, हमेशा क्लोज रहेगा। फ्रेश एयर डैम्पर नॉर्मल मोड में इसकी जो ओपनिंग होती है डिपेंड करती है CO2 के लेवल के ऊपर, पैसेंजर्स के ऊपर। जैसे हमने बात किया CO2 का लेवल अगर बहुत कम होता है तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर है उसे हमें बहुत कम खोलना होगा, राइट। सिमिलरली CO2 का लेवल अगर बहुत मॉडरेट होता है तो जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा उसे हमें मॉडरेटली खोलना होगा, जिसकी वजह से फ्रेश एयर आएंगी। सिमिलरली CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि इसमें फ्रेश एयर डैम्पर हमें पूरी तरीके से ओपन कर देना होता है। CO2 का लेवल कब बहुत ज़्यादा होगा, जब ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स हो गए। तो इन सिंपल वर्ड, जो फ्रेश एयर डैम्पर की जो ओपनिंग होती है नॉर्मल ऑपरेशन में डिपेंड करती है नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर। तो प्री कूलिंग मोड में हमने ये डिस्कस किया, जो प्री कूलिंग मोड है इसमें हमारी जो सलून एरिया होगा वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ट्रेन में कूलिंग अचीव हो जाएंगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस, जैसे ही ट्रेन में कूलिंग अचीव हो जाएंगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में होगा क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड, एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड में होता क्या है, जो एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड है इसमें जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, और जो सप्लाई फैन होगा वो काम करेगा एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू, और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा क्या होगा, पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाएगा। तो एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड कब आता है, मान लेते हैं हमारे VAC पैनल में, या फिर बोल सकते 3 फेज़ पावर चले गया, 3 फेज़ पावर चले गया, या फिर बोल सकते APS हमारा ख़राब हो गया,
जिसके वजह से होगा कि जो वीएसी पैनल है उसे सप्लाई नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो वीएसी पैनल है उसे सप्लाई देने का काम कौन कर रहा है, एपीएस कर रहा है। अगर एपीएस ही अगर ख़राब हो जाएगा तो ऐसे केस में जो वीएसी पैनल है उसे सप्लाई नहीं मिलेंगी, राइट। तो ऐसे केस में जो बैटरी से 110 वोल्ट जो है वो एमरजेंसी इन्वर्टर में जाएगा, और वो जो एमरजेंसी इन्वर्टर है वो क्या करेगा, 110 वोल्ट डीसी को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। और वो 3 फेज सप्लाई किसको जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेटर फैन ब्लोवर को जाएंगी। इवेपोरेटर फैन ब्लोवर क्या करेगा, जो एयर होगी उसे सर्कुलेट करना का काम करेगा डक्ट में, जिसके वजह से होगा क्या, जो पैसेंजर है, जो सलून एरिया वो कूल तो नहीं होगा बट पैसेंजर को हवा लगेगी। इट इज़ जस्ट लाइक एक क्लोज कमरे में हमने पंखे को चला दिया, जो सीलिंग फ़ैन है उसको हमने चला दिया, और जो विंडो है उसको हमने ओपन कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर होगा, जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, रिटर्न एयर डैम्पर क्लोज्ड रहेगा, और जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है वो ऑपरेट होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो एयर होगी वो सर्कुलेट होगी सलून एरिया में। फ्रेश एयर डैम्पर जब ओपन रहेगा तो रिटर्न एयर डैम्पर क्या होगा, क्लोज्ड होगा कम्प्लीटली। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंडर आउटसाइड स्मोक मोड, एक्सटर्नल स्मोक मोड, एक मोड होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है एक्सटर्नल स्मोक मोड। अब ये एक्सटर्नल स्मोक मोड में होगा क्या, फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा क्या होगा, पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये एक्सटर्नल स्मोक मोड, मान लेते हैं बाहर कहीं आग लगी, हमारी ट्रेन चल रही है और बाहर किसी बिल्डिंग में आग लगी है, धुआं हो गया, स्मोक हो गया है, तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो तो हमें बंद करना होगा। अगर बंद नहीं करेंगे तो ऐसे केस में वो जो धुआं जो है वो फ्रेश एयर डैम्पर के थ्रू होते हुए हमारे सलून एरिया में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा उसे हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो जब भी बाहर कहीं स्मोक लग जाता है एक्सटर्नल स्मोक मोड में, जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वेंटिलेशन मोड में फ्रेश एयर डैम्पर ओपन रहेगा, रिटर्न एयर डैम्पर क्लोज रहेगा पूरी तरीके से। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ फ्लैंज थ्रेड रिमेन जीरो, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। फीड रेट इज़ द कटिंग स्पीड ऑफ पिट मशीन, जैसे हमने बात किया था इससे पहले हम लोग जब व्हील के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात किया था अंडर फ्लोर पिट व्हील डेथ मशीन के बारे में। तो मशीन में बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है फीड रेट। अभी जो फीड रेट होता है ये कुछ नहीं होती है, मशीन की प्रोफाइलिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड होती है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन मिल राइट एयर कंप्रेसर कैपेसिटी 10 बार, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिल राइट में बेसिकली एयर कंप्रेसर भी यूज़ किया जाता है। मिल राइट डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर ट्रेन को मेंटेनेंस करने के लिए जो इक्विपमेंट मशीनरीज जो यूज़ की जाती है उसका काम किया जाता है मिल राइट डिपार्टमेंट में। जैसे कि अगर हम लोग देखें ईओटी क्रेन हो गई, फिर उसके बाद हमारे पास फोक लिफ्ट हो गई, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, मिल राइट डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, राइट। तो मिल राइट डिपार्टमेंट में जो एयर कंप्रेसर है उसकी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 10 बार की होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल राइट में जो एयर कंप्रेसर की जो कैपेसिटी होती है वो 10 बार की होती है। सी बी क्या होता है, सर्किट ब्रेकर शुड गेट ऑन ट्रिप ड्यूरिंग न्यूट्रल सेक्शन टू प्रिवेंट स्पार्किंग। तो जैसे हमने बात किया न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है, और जब भी हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से जाएंगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन में जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोकेशन ऑफ बैटरी इन ट्रेन बैटरी इज़ मेड ऑफ निकल कैडमियम। यहाँ पर हमारी ट्रेन में जो बैटरी जो लगाई गई है, जैसे हमने बात किया था, वो किससे बनी होती है, निकल कैडमियम से बनी होती है। ट्रेन में जो बैटरी जो लगी होती है वो कहाँ पर लगी होती है, जैसे हमने बात किया था हमारी 8 कार की ट्रेन है, हमारी 8 कार की ट्रेन में जो बैटरी होती है वो कहाँ पर लगी होती है, जैसे कि हमने बात किया था जहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी पावर सिस्टम लगा होता है। जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है वो कहाँ पर लगा होता है, TC1 TC2 MC3। वैसे जो बैटरी वो कहाँ पर लगी होती है, बैटरी बॉक्स TC1 TC2 MC3। SIV कहाँ पर लगा है, TC1 TC2 MC3, वहाँ पे SIV लगा है। और जो बैटरी है वो भी वहीं लगी होगी, बैटरी जो है वो भी वहीं लगी होती है, TC1 TC2 MC3। इसके बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया ट्रेन की जो बैटरी किसकी बनी है, निकल कैडमियम की, और हर एक सेल का और ट्रेन में अगर हम लोग देखें ट्रेन की बैटरी बॉक्स में टोटल कितनी सेल है, 80 सेल है। जैसे हमने बात किया ट्रेन की जो बैटरी बेसिकली ट्रेन की जो बैटरी बॉक्स है उसमें कितनी सेल है, 80 सेल है, राइट। तो एक बॉक्स में 40 सेल, दूसरी बॉक्स में 40 सेल, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हर एक जो सेल है, हर एक सेल का जो वेट है वो कितना है, वो है 7.7 किलोग्राम। और यहाँ पर ट्रेन की जो बैटरी होती है किससे मिलकर बनी होती है, निकल कैडमियम से बनी होती है। तो ट्रेन की जो बैटरी, ट्रेन बैटरी इज़ मेड ऑफ निकल कैडमियम। बैटरी इज़ कट आउट बाय MCB। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी को अगर हमें कट आउट करना हो तो ऐसे केस में एक स्विच होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है बैटरी आइसोलेशन स्विच। बैटरी आइसोलेशन स्विच के थ्रू जो बैटरी होती है ट्रेन की उसे कट कर दिया जाता है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर बैटरी बॉक्स में कितने BCU लगे होते हैं, बैटरी कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में बैटरी बॉक्स के बारे में तो हमने बात किया। सिमिलरली ट्रेन में एक यूनिट लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है बैटरी कंट्रोल यूनिट। अभी जो बैटरी कंट्रोल यूनिट होता है कितना होता है, 2 होता है, राइट। तो टोटल जो बैटरी कंट्रोल यूनिट होता है कितना होता है, 6 होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात किया हमारी ट्रेन में कितनी बैटरी बॉक्स है, 3 बैटरी बॉक्स है। कहाँ लगी है, TC1, TC2, MC3। और फिर उसके बाद बैटरी कंट्रोल यूनिट कितनी है, बैटरी कंट्रोल यूनिट 2 है। एक बैटरी बॉक्स के साथ 2 बैटरी कंट्रोल यूनिट होगी। तो पूरी ट्रेन में टोटल जो बैटरी कंट्रोल यूनिट है वो कितनी है, वो है बेसिकली 6, राइट। तो टोटल जो बैटरी कंट्रोल यूनिट है, बैटरी कंट्रोल यूनिट के थ्रू बेसिकली क्या किया जाता है, ट्रेन का जो बैटरी का जो वोल्टेज है उसे कंट्रोल किया जाता है। तो टोटल जो बैटरी कंट्रोल वोल्टेज बैटरी कंट्रोल यूनिट है वो कितनी है, वो है 6। तो 3 × 6, तो 3 बैटरी बॉक्स है और हर बैटरी बॉक्स के साथ 2 BCU है। तो 3 × 2 हमें कितना मिल जाएगा, 6, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो बैटरी चार्जर होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे हमने बात किया जो बैटरी चार्जर होता है SIV में प्रेजेंट होता है। जो बैटरी है इसका जो नॉमिनल वोल्टेज होता है कितना होता है, 1.2 वोल्ट होता है। तो ये डायमेंशन कंसीडर करना बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैटरी का जो वेट है वो कितना है, वो है 7.7 किलोग्राम। अब ये जो बैटरी है इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो कितना है, वो है 1.2 वोल्ट। तो जो बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज है वो है 1.2 वोल्ट और जो मैक्सिमम वोल्टेज जो है बैटरी का वो कितना है, वो है 1.47 वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो डिफेक्टिव वोल्टेज जो होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी वोल्टेज अगर 1 वोल्ट से कम हो गया तो ऐसे केस में डिफेक्टिव वोल्टेज ऑफ ट्रेन बैटरी जो ट्रेन की जो बैटरी है वो क्या है, वो है डिफेक्टिव। तो जो डिफेक्टिव वोल्टेज है ट्रेन की बैटरी का वो है लेस देन 1 वोल्ट। नॉमिनल जो वोल्टेज है वो है 1.2 वोल्ट और जो मैक्सिमम जो वोल्टेज है बैटरी का वो है 1.4 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के अक्रॉस ही है। अगर हम लोग देखें जो नॉमिनल जो वोल्टेज है वो है 1.2 वोल्ट और जो मैक्सिमम जो वोल्टेज है बैटरी का वो है 1.47 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी का 1.47 वोल्ट और जो नॉमिनल वोल्टेज है वो है 1.2 वोल्ट और जो डिफेक्टिव वोल्टेज है बैटरी का वो है 1 वोल्ट से कम। तो लेस देन 1 वोल्ट डिफेक्टिव वोल्टेज ऑफ ट्रेन बैटरी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंसुलेशन टेस्ट ऑफ बैटरी इज डन बाय मल्टीमीटर एंड मेगर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंसुलेशन टेस्ट होता है बैटरी का, इसको बेसिकली मल्टीमीटर से भी किया जाता है और मेगर से भी किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैटरी का जो इंसुलेशन टेस्ट है इसे मल्टीमीटर और मेगर के थ्रू किया जाता है। If battery voltage is 80 volt, then there will be warning in cab. If 80 volt, then there will be warning in cab to pilot. If battery voltage goes below 80 volt, then panto will come down. यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज है 1.2 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज है 1.47 वोल्ट और जो बैटरी का जो डिफेक्टिव वोल्टेज है कितना है, वो है 1 वोल्ट से कम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर ट्रेन का बैटरी वोल्टेज अगर 80 वोल्ट होता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन पायलट है, जो ट्रेन ड्राइवर है, उसे बेसिकली एक सिग्नल आता है, वार्निंग सिग्नल आता है कि ट्रेन की जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 80 वोल्ट। अगर ट्रेन की बैटरी का वोल्टेज अगर 80 वोल्ट से कम चले गया तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पेंटोग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इफ बैटरी वोल्टेज गोज बिलो 80 वोल्ट तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी में जो वोल्टेज जो यूज़ किया जाता है कौन सा वोल्टेज होता है, बैटरी में जो वाटर जो यूज़ किया जाता है कौन सा वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। तो वाटर इन बैटरी इज डिस्टिल वाटर। बैटरी में जो वाटर जो यूज़ किया जाता है कौन सा होता है, डिस्टिल वाटर। अभी यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा ऑक्सिलरी पावर सिस्टम के बारे में। तो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम क्या होता है, अबाउट ऑक्सिलरी पावर सिस्टम एक्सेप्ट ट्रैक्शन मोटर ऑल अंडर फ्रेम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कम्स इन ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन मोटर को छोड़ते हुए जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि अंडर फ्रेम में आते हैं वो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में आ जाते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो VAC वो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में आता है। ट्रैक्शन मोटर को छोड़ते हुए, ट्रैक्शन कन्वर्टर इन्वर्टर को छोड़ते हुए जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ट्रेन के अंडर फ्रेम में लगे होते हैं वो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो VAC बेसिकली ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में आता है। SIV स्टैटिक इन्वर्टर ये भी बेसिकली ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में आता है, क्योंकि जो स्टैटिक इन्वर्टर है बेसिकली कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को, और जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसे कांस्टेंट पावर चाहिए होता है। जैसे हमने बात किया जो SIV उसे स्टैटिक इन्वर्टर क्यों बोला जाता है, इसे स्टैटिक इन्वर्टर ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो SIV होता है बेसिकली कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, किसको, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करने का काम करता है SIV, और यही रीज़न की वजह से जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है उसे चलने के लिए कांस्टेंट पावर चाहिए होता है। अब ये कांस्टेंट पावर कौन प्रोवाइड करता है, SIV प्रोवाइड करता है। इसी रीज़न की वजह से SIV को बोला जाता है स्टैटिक इन्वर्टर। तो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम क्या है, अंडर फ्रेम में ट्रैक्शन मोटर को छोड़ के जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं वो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में आ जाते हैं, और जो ओवरहेड में हमारे जो VAC वो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में आ जाता है, ऑक्सिलरी पावर
ऑक्सिलरी सिस्टम में आ जाता है। और ये ऑक्सिलरी सिस्टम को पावर प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? ऑक्सिलरी पावर सिस्टम का। अब ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टैटिक इन्वर्टर। जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम प्रोवाइड कौन करता है? स्टैटिक इन्वर्टर, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर सर्किट, बैटरी कंट्रोल यूनिट, शोर सप्लाई, बैटरी बॉक्स, राइट। तो ये सब है क्या? ये सब है बेसिकली एक सर्किट ऑक्सिलरी पावर सिस्टम की, जो कि बेसिकली ऑक्सिलरी पावर सप्लाई करते हैं अलग अलग लोड को, जो कि मतलब ऑक्सिलरी पावर की डिमांड करते हैं। जैसे कि ऑक्सिलरी पावर की डिमांड कौन कौन करता है? जैसे कि VAC पैनल हो गया, फिर उसके बाद 3 फेज़ कंप्रेसर हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर ब्लोअर हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे 3 फेज़ 415 वोल्ट AC पे चलते हैं, राइट। तो इनको ऑक्सिलरी पावर चाहिए रहता है, तो इनको ऑक्सिलरी पावर प्रोवाइड करने का काम करता है ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। सिमिलरली ट्रेन में जो इंटीरियर लाइट हो गई 110 वोल्ट DC पे चलती है, तो उसको भी बेसिकली पावर प्रोवाइड करने का काम करता है ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी इन ट्रेन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी इन ट्रेन इज़ यूज़, जैसे हमने बात किया ट्रेन में जो बैटरी जो यूज़ किया जाता है, ट्रेन में जो बैटरी उसको क्यों यूज़ करते हैं जबकि ट्रेन में पेंटोग्राफ लगा है? टू स्टार्ट द ट्रेन बाय टर्निंग ऑन ऑक्सिलरी कंप्रेसर, टू प्रोवाइड पावर इन एमरजेंसी बैकअप पावर, आइसोलेशन कंट्रोल, डज नॉट अलाउ फॉल्ट to proceed train. It is just like a circuit breaker. आइसोलेशन कॉन्टेक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जो ट्रेन है उसमें हम लोग बैटरी क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हमारी ट्रेन पूरी तरीके से अगर डी एनर्जाइज्ड हो जाए, राइट, या फिर हमने ट्रेन को एक ऐसी जगह पे लेके जाके रखा है जहाँ पर मतलब ट्रेन का जो पेंटोग्राफ है वो नीचे की तरफ है, राइट, ड्रॉप डाउन है, पेंटोग्राफ जो है वो लोअर है, राइट। तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ होगा उसे हमें उठाना होगा। जब पेंटोग्राफ को उठाएंगे OHE के कांटेक्ट में लेके जाएंगे, तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो क्या होगी? टर्न ऑन होगी, अदरवाइज जो ट्रेन है वो टर्न ऑन नहीं होगी, राइट। तो पेंटोग्राफ को हम लोग कैसा उठाए? तो पेंटोग्राफ को उठाने के लिए हमें चलाना होगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर। अब ये ऑक्सिलरी कंप्रेसर को चाहिए ऑक्सिलरी सप्लाई 110 वोल्ट। अभी ऑक्सिलरी सप्लाई 110 वोल्ट ये हमें कहाँ से मिलेंगी? बैटरी से मिलेंगी। तो जो बैटरी होगी ये 110 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे ऑक्सिलरी कंप्रेसर को, जिसकी वजह से 4 से 5 बार का प्रेशर बनेगा, पेंटोग्राफ को रील्स करेगा। पेंटोग्राफ जैसी OHE के कॉन्टैक्ट में आया, ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी, मेन कंप्रेसर ऑन होगा, ऑक्सिलरी कंप्रेसर ऑफ होगा, एंड सो ऑन। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें, ट्रेन में जो बैटरी जो यूज़ करते हैं, ट्रेन को स्टार्टिंग प्रोवाइड करने के लिए बैटरी का यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई डिग्रेडेड सिचुएशन आ गई, तो ऐसे केस में बैकअप पावर प्रोवाइड करने के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एमरजेंसी कंडीशन के लिए भी जो ट्रेन में जो बैटरी जो यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी के टाइम पर भी बैटरी का यूज़ होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में कॉन्टैक्टर लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है आइसोलेशन कॉन्टैक्टर। अभी जो आइसोलेशन कॉन्टैक्टर होता है क्या करता है? आइसोलेशन कॉन्टैक्टर डज नॉट अलाउ फॉल्ट टू प्रोसीड इन ट्रेन, इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर होता है जिसे बोला जाता है हमारी ट्रेन में आइसोलेशन कॉन्टैक्टर। अभी जो आइसोलेशन कॉन्टैक्टर होता है ये बेसिकली फॉल्ट को हमारी ट्रेन में स्प्रेड नहीं होने देता। मान लेते हैं हमारी ट्रेन के किसी एक सब सिस्टम में फॉल्ट हुआ है, अब वो जो फॉल्ट है वो फैलता जा रहा है। अभी जो फॉल्ट है उसे हमें क्या करना होगा? आइसोलेट करना होगा। तो आइसोलेशन कॉन्टैक्टर के थ्रू वो पर्टिकुलर जो फॉल्ट है उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो फॉल्ट है हमारी ट्रेन में प्रोसीड नहीं होगा। जो आइसोलेशन कॉन्टैक्टर होता है बेसिकली फॉल्ट को आइसोलेट करने का काम करता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कन्वर्टर इन्वर्टर इज़ यूज टू कन्वर्ट सिंगल फेज, जैसे हमने बात किया CI इज यूज टू कन्वर्ट सिंगल फेज ऑफ OHE इंटू 3 फेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ 3 फेज लोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कन्वर्टर इन्वर्टर होता है ये क्या करता है? बेसिकली OHE की जो सिंगल फेज है उसे 3 फेज में कन्वर्ट करता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ 3 फेज लोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर 2 SIV फेल हो जाएंगे तो ऐसे केस में होगा क्या? यहाँ पर हम लोग बात करने वाले SIV, जैसे हमने बात किया स्टैटिक इन्वर्टर। अगर एक SIV अगर फेल हो जाएगा तो बाकी के जो VAC होगी वो नॉर्मली काम करेंगे, राइट। तो हमारी ट्रेन में टोटल कितने APS है? 3 APS लगे। कहाँ पर लगे? TC1, TC2, MC3 में, राइट। अभी मान लेते एक जो APS में क्या क्या होता है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में SIV होता है, बैटरी कंट्रोल चार्जर होता है, बैटरी कंट्रोल यूनिट होती है, शॉर्ट सप्लाई होता है, बैटरी बॉक्स होता है। तो ये सारी की सर्किट को मिला के हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सिलरी पावर सिस्टम मिल जाएगा। तो मान लेते एक जो SIV है वो क्या हो गया? फेल हो गया। अगर एक SIV फेल हो गया तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो नॉर्मली चलेंगी, और जो VAC को जो पावर है वो नॉर्मली मिलेगा। VAC में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, VAC जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे नॉर्मली, राइट। अब यहाँ पर मान लेते हैं अभी हमारी ट्रेन में 2 SIV फेल हो गया। अगर हमारी ट्रेन में 2 SIV फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में हमारी कार में कितने VAC लगे? 2 VAC लगे। तो अगर 2 SIV फेल हो जाएगा तो एक जो VAC वो नॉर्मली काम करेगा और दूसरा जो VAC वो वेंटिलेशन में काम करेगा पूरी ट्रेन में,
राइट। सिमिलरली अगर 3 SIV फॉल्टी हो जाते हैं तो सारे के सारे जो VAC हो गए वो कैसा काम करेंगे, वेंटिलेशन मोड में काम करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर एक SIV अगर फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में पूरे जो VAC पैनल है, एक कार में अगर हम लोग देखें कितने VAC पैनल है, एक कार में 2 VAC पैनल है, जैसे कि हमने बात किया एक कार में कितने VAC पैनल है, 2 VAC पैनल है। तो पूरी ट्रेन में कितने VAC पैनल हो जाएंगे, 2 इंटू अगर 8 करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 16। तो पूरी ट्रेन में जो VAC पैनल हमें जो मिलेंगे कितने मिलेंगे, 16 VAC पैनल मिलेंगे। तो पूरी ट्रेन में हमारे पास जो VAC पैनल है वो कितने, वो है 16 VAC पैनल। तो जैसे हमने बात किया अगर एक SIV अगर फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में सारे जो VAC पैनल होंगे नॉर्मली काम करेंगे, किसी भी VAC पैनल पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर 2 SIV अगर फेल हो जाएंगे तो ऐसे केस में एक कार का एक जो VAC पैनल होगा नॉर्मल मोड में काम करेगा और दूसरा जो VAC पैनल होगा वेंटिलेशन मोड में काम करेगा। वेंटिलेशन मोड में जैसे कि हमने बात किया था, वेंटिलेशन मोड में जैसे कि हमने बात किया था कि जो एमरजेंसी इन्वर्टर होगा 110 वोल्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, 3 फेज में कन्वर्ट करेगा। एंड जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर होगा उसको सप्लाई मिलेंगी, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर काम करेगा और एयर को सप्लाई करने का काम करेगा पूरे सलून एरिया में। अगर 3 SIV अगर तीनों EPS अगर फेल हो जाते, तीनों SIV फेल हो जाते तो ऐसे केस में होगा क्या, सारे के सारे जो VAC हो गए वो वेंटिलेशन मोड में काम करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो SIV है SIV को एक और एक नाम से जाना जाता है जो कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर। SIV इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी कन्वर्टर। जो SIV है उसको ऑक्सिलरी कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। चार्जिंग कॉन्टेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्री चार्ज कॉन्टेक्टर। जो SIV है इसे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर भी बोला जाता है। और ट्रेन में जो चार्जिंग कॉन्टेक्टर होता है इसका एक और एक नाम होता है जो कि क्या होता है, प्री चार्ज कॉन्टेक्टर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग कॉन्टेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्री चार्ज कॉन्टेक्टर। ट्रेन में जो चार्जिंग कॉन्टेक्टर लगा होता है उसका एक और एक नाम होता है जो कि क्या होता है, प्री चार्ज कॉन्टेक्टर। तो चार्जिंग कॉन्टेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्री चार्ज कॉन्टेक्टर। फ्लैशर लाइट इन ट्रेन ग्लो ड्यूरिंग फॉल्ट इन ट्रेन। हमारी ट्रेन में एक लाइट लगी होती है और वो जो लाइट होती है उसे बेसिकली बोला जाता है फ्लैशर लाइट। अभी जो फ्लैशर लाइट है ये कब जलती है, हमारी ट्रेन में अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे केस में फ्लैशर लाइट जलती है, ग्लो करती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने MR लाइन कंसिडर किया। अभी जो MR लाइन होती है इसमें जो प्रेशर होता है कितने बार का प्रेशर होता है, 10 बार का प्रेशर होता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मल्टी सेंसर इज़ प्रेजेंट इन एवरी कार। जो मल्टी सेंसर होता है हर कार में प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। डो नॉट टेक पावर ब्लॉक इन रेन हैवी रेन। जैसे कि हमें पता है अगर हैवी रेन हो रही है तो ऐसे केस में पावर ब्लॉक लेना एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ़ शैडो पावर ब्लॉक इज़ नॉट कैंसल देन मेन पावर ब्लॉक कैन नॉट बी कैंसल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऑपरेशन से रिलेटेड बात करेंगे, मेंटेनेंस से रिलेटेड भी बात करेंगे। इससे पहले हम लोग मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ट्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। अभी थोड़ा मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सेफ्टी तीनों से रिलेटेड बात करेंगे, राइट। हैवी रेन में जो शैडो पावर ब्लॉक है वो लेना एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। अगर शैडो पावर ब्लॉक अगर कैंसिल नहीं हुआ तो ऐसे केस में जो मेन पावर ब्लॉक है वो भी कैंसिल नहीं हो सकता है, राइट। अगर शैडो पावर ब्लॉक अगर कैंसिल होगा तभी मेन पावर ब्लॉक कैंसिल होगा। अगर शैडो पावर ब्लॉक अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो मेन पावर ब्लॉक कैंसिल नहीं होगा। इससे पहले हमने बात किया था शैडो पावर ब्लॉक के बारे में। जो शैडो पावर ब्लॉक है इसमें डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाया जाता है। जो शैडो पावर ब्लॉक है इसमें डिस्चार्ज रॉड लगाया जाता है और शैडो पावर ब्लॉक में बेसिकली इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट काम करते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर व्हेन इलेक्ट्रिक ट्रेन पासिस थ्रू दिस सेक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन से अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर पास हो रही है तो ऐसे कि इसमें 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का अगर काम हुआ और वो सेक्शन से अगर ट्रेन पास हो रही है तो ऐसे कि इसमें 200 मीटर का डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। Discharging of DC link is very important during maintenance of converter inverter and it can be discharged by operating equipment grounding switch। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारा जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है उसमें क्या लगा होता है, चाहे कन्वर्टर इन्वर्टर कंसिडर कर लो चाहे स्टैटिक इन्वर्टर कंसिडर कर लो। तो एक कन्वर्टर इन्वर्टर में, स्टैटिक इन्वर्टर में क्या लगी होती है, DC लिंक लगी होती है। जब भी एक कन्वर्टर इन्वर्टर का मेंटेनेंस हो रहा होता है तो ऐसे केस में जो DC लिंक होती है उसे क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है। DC लिंक को अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे तो ऐसे केस में स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये रीज़न की वजह से जो DC लिंक है उसे क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है। तो जो डिस्चार्जिंग है DC लिंक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्टर इन्वर्टर के मेंटेनेंस के टाइम। और जो DC लिंक है इसे कैसा डिस्चार्ज किया जाएगा, एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच के थ्रू। बाय ऑपरेटिंग एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच जो DC लिंक है उसे मतलब डिस्चार्ज किया जाएगा, राइट। तो ट्रेन में एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच भी लगा होता है जो कि ऊपर की तरफ लगा होता है। वो
हाई वोल्टेज सिस्टम की तरफ लगा होता है, मतलब जहाँ पे पैंटोग्राफ वो सब लगा होता है वहाँ पर इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच लगा होता है। तो जब भी कन्वर्टर इन्वर्टर का मेंटेनेंस किया जाता है तो ऐसे केस में जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच है उसे बेसिकली ऑपरेट कर दिया जाता है। ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ बैटरी आइसोलेशन स्विच शुड बी ऑपरेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी बैटरी का मेंटेनेंस करेंगे तो ऐसे केस में जो बैटरी उसे क्या करना होगा, कट आउट करना होगा। बैटरी को कट आउट करना होगा, इसका मतलब बैटरी को आइसोलेट करना होगा। बैटरी को आइसोलेट करने के लिए एक स्विच होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है बैटरी आइसोलेशन स्विच। तो बैटरी आइसोलेशन स्विच के थ्रू जो बैटरी होगी उसे क्या कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ से बात करने वाले न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट के बारे में। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ पैंटो रेजिंग लोअरिंग एंड इट इज़ प्रेजेंट इन क्यूबिकल नेक्स्ट टू गैंगवे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट है क्या होती है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पैंटो के रेजिंग। अभी यहाँ पर हमारा जो ट्रेन का जो पैंटोग्राफ है ये रेजिंग हो रहा है और लोअर हो रहा है, मतलब ये अप हो रहा है और डाउन हो रहा है किसके थ्रू, न्यूमेटिक एयर के थ्रू यार, राइट। जैसे कि हमने बात किया था एक ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है, उसे हमें टर्न ऑन करना होता है और वो ऑक्सिलरी कंप्रेसर जब 4-5 बार का प्रेशर बना देगा तब जो पैंटोग्राफ होगा क्या होगा, वो होगा रेस, राइट। तो यहाँ पर जो पैंटोग्राफ है वो अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, किसके वजह से, न्यूमेटिक प्रेशर के वजह से, राइट। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैंटोग्राफ में अलग अलग स्विच लगा होता है, जैसे कि प्रेशर स्विच 1 हो गया। तो ये प्रेशर स्विच 1 ये क्या करता है, बेसिकली पैंटोग्राफ के स्टेटस को शो करता है TCMS में। तो पैंटोग्राफ का जो स्टेटस है TCMS में शो होना चाहिए ट्रेन ड्राइवर को कि जो पैंटोग्राफ है वो उठाए या फिर नहीं उठाए। तो जो पैंटोग्राफ है इसका स्टेटस कौन बताएगा, इसका स्टेटस एक स्विच बताएगा जिसे बोला जाता है प्रेशर स्विच। तो जो प्रेशर स्विच होता है ये पैंटोग्राफ के स्टेटस को बताता है, स्टेटस को बताता है कि मतलब पैंटोग्राफ रेज है या फिर लोअर है। तो जो प्रेशर स्विच है ये बेसिकली पैंटोग्राफ के स्टेटस को बताता है, कहाँ पर, TCMS में। पैंटोग्राफ उठाए या फिर बैठा है तो उसके स्टेटस को बताने का काम करता है प्रेशर स्विच। दो प्रेशर स्विच लगा होता है, प्रेशर स्विच S1 होता है, प्रेशर स्विच S2 होता है। तो जो प्रेशर स्विच S1 होता है बेसिकली पैंटो के स्टेटस को बताता है TCMS में। जो प्रेशर स्विच S2 होता है ये ऑपरेट होता है व्हेन ORD इज ऑपरेट एंड इट इज़ नोन एज एंड इट इज़ शोन इन TCMS बाय S2, राइट। यहाँ पर जैसे हमने बात किया था जो प्रेशर स्विच S2 है ये बेसिकली ऑपरेट होता है जब ORD ऑपरेट हो जाता है। जैसे हमने बात किया था जो ORD होता है इसका एक और एक नाम होता है MED। ORD का मतलब क्या होता है, ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व। MED का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिटेक्शन डिवाइस, राइट। दोनों सेम ही चीज़ है, अलग अलग नाम है, राइट। एक ही कॉइन के दो फेसेस, वैसी एक ही चीज़ है बट अलग अलग नाम है। तो ये बेसिकली क्या करता है डिवाइस, जैसी पैंटो की हाइट मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चले जाती है तो ऐसे केस में जो वाल्व होता है ये ऑपरेट हो जाता है, जिसके वजह से होता है कि जो एयर होती है पैंटो की वो रिलीज़ हो जाती है और जो पैंटो होता है वो नीचे हो जाता है, राइट। तो ये जो प्रेशर स्विच S2 होता है ये तभी ऑपरेट होता है जब हमारा ORD ऑपरेट होता है, राइट। और जो प्रेशर स्विच S2 है ये बेसिकली अगेन TCMS में पैंटो के स्टेटस को बताता है। तो प्रेशर स्विच S1 और प्रेशर स्विच S2 ये क्या करते हैं, ये बेसिकली पैंटो के स्टेटस को बताने का काम करते हैं कि मतलब पैंटो रेज है या फिर लोअर है। अब ये प्रेशर स्विच S2 ये तब ऑपरेट होता है जब हमारा ORD ऑपरेट हो जाता है। जब ORD ऑपरेट हो जाएगा, ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस, तो ऐसे केस में होगा कि जो पैंटोग्राफ है, जो एयर होगी पैंटोग्राफ की वो रिलीज़ हो जाएंगी, पैंटोग्राफ नीचे आ जाएगा, राइट। तो जब ORD ऑपरेट होगा तो पैंटोग्राफ डाउन हो जाएगा बाय प्रेशर स्विच S2, स्टेटस चले जाएगा TCMS में। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया जब ORD ऑपरेट हो जाएगा तो पैंटोग्राफ नीचे आ जाएगा और प्रेशर स्विच S2 के वजह से होगा क्या, जो TCMS है उसमें स्टेटस चले जाएगा पैंटो का। तो प्रेशर स्विच S1 और S2 ये दोनों स्टेटस बताने का काम करते हैं पैंटो का TCMS में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें प्रेशर स्विच S1 ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रेशर स्विच S1 है ये क्या करेगा, प्रेशर स्विच S2 जैसे हमने बात की ये ORD के साथ काम करेगा और TCMS में पैंटो के स्टेटस को बताएगा। प्रेशर स्विच S1 ये क्या करेगा, ये बेसिकली अगेन पैंटो का स्टेटस बताएगा, स्टेटस ऑफ ADD, राइट। और ये क्या, ये जो प्रेशर स्विच S1 है ये क्या करेगा, ADD के स्टेटस को बताएगा, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस के बारे में। ADD अलॉन्ग विथ ऑन डिले टाइमर, राइट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है ADD जैसे कि हमने बात किया था ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होता है। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ये क्या करता है, जैसे कि हमने बात किया था अगर कार्बन स्ट्रिप में किसी भी तरीके की डैमेज हो जाती है, किसी भी तरीके की चिप हो जाती है, तो ऐसे केस में जो ODD होता है क्या करता है, जो पैंटोग्राफ होता है उसे ड्रॉप डाउन कर देता है। क्योंकि अगर वो डैमेज स्ट्रिप वाला पैंटोग्राफ कैटेनरी के कॉन्टैक्ट में रहेगा, कैटेनरी वायर के कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो ऐसे केस में जो कैटेनरी वायर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डैमेज हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया प्रेशर स्विच S1 ADD के साथ काम करेगा, प्रेशर स्विच S2 ODD के साथ काम करेगा।
तो पहला प्रेशर स्विच S2 के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात किया जो प्रेशर स्विच S2 ये किसके साथ काम करेगा, ORD के साथ काम करेगा। तो जब मान लेते हमारा जो पेंटोग्राफ एक पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस कर लिया तो ORD ऑपरेट हो जाएगा, पेंटोग्राफ डाउन हो जाएगा और प्रेशर स्विच S2 के थ्रू जो पेंटो का जो स्टेटस है कहाँ पर चले जाएगा, TCMS में चले जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते प्रेशर स्विच S1 पे, राइट। अभी ORD के बदले कंसिडर कर लेते ADD। मान लेते पेंटोग्राफ की जो स्ट्रिप है, कार्बन स्ट्रिप, उसमें कुछ डैमेज आ गया जिसके वजह से जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है वो क्या हो गया, ADD, वो ऑपरेट हो गया। ADD ऑपरेट हो गया, पेंटोग्राफ नीचे आ गया और यहाँ पर ये प्रेशर स्विच S1 के थ्रू जो TCMS है उसमें स्टेटस चले जाएगा कि हमारा जो पेंटोग्राफ है वो नीचे की तरफ आ गया है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सेफ्टी वाल्व प्रिवेंट एक्सेस प्रेशर नॉट टू बी एंटर इन पेंटो इफ प्रेशर इज मोर देन 5 बार देन पेंटो में डैमेज, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से जैसे हमने बात किया जो पेंटो को जो रेज करने के लिए जो प्रेशर जो लगता है 4 से 5 बार के बीच में लगता है, राइट। अभी जो सेफ्टी वाल्व है, अभी यहाँ पर ये जो पेंटोग्राफ है हमारे सिस्टम में एक्सेस प्रेशर भी डिज़ायरेबल नहीं है। अगर एक्सेस प्रेशर अगर पेंटोग्राफ में अगर गया तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पेंटो होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, राइट। तो पेंटो में बेसिकली एक कंट्रोल मैनर में प्रेशर जाना चाहिए, 4 बार से 5 बार के बीच में जाना चाहिए, राइट। अगर प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा चले गया पेंटोग्राफ में तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ होगा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी रीज़न की वजह से पेंटोग्राफ को एक्सेस प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सेफ्टी वाल्व। अभी जो सेफ्टी वाल्व है क्या करेगा, जो पेंटोग्राफ है उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एक्सेस प्रेशर से, राइट। तो नाम से ही पता चल रहा है जो सेफ्टी वाल्व है ये एक तरीके का सेफ्टी फीचर है। ये सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करेगा किसको, पेंटोग्राफ को। सेफ्टी वाल्व क्या करेगा, जो पेंटोग्राफ है उसमें बेसिकली एक्सेस प्रेशर जाने नहीं देगा। अगर प्रेशर 5 बार से ज़्यादा चले जाता है तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ है वो डैमेज होने की चांसेस है। तो यही रीज़न की वजह से जो सेफ्टी वाल्व है वो यूज़ किया गया है। अब ये सेफ्टी वाल्व जब ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो एक्सेस प्रेशर है क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा और जो पेंटोग्राफ है वो डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाएगा। ADD ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिटेक्शन, जैसे हमने बात किया ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन वाल्व ADD डिवाइस। ओवर रीड डिटेक्शन वाल्व, जैसे कि हमने बात किया था डज नॉट ओवर, जैसे ORD वाल्व ओवर रिच। दो डिवाइस होते हैं हमारे पेंटोग्राफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला जो डिवाइस है वो है ORD डिवाइस, ओवर रिच डिटेक्शन डिवाइस, और दूसरा ADD डिवाइस, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस कार्बन स्ट्रिप से रिलेटेड है। ओवर रिच डिटेक्शन डिवाइस, जिसे मैक्सिमम एक्सटेंशन डिटेक्शन डिवाइस भी बोला जाता है, ये पेंटोग्राफ की हाइट से रिलेटेड है। पेंटोग्राफ की हाइट एक सर्टन लिमिट के ऊपर चले गई तो ऐसे कि इसमें जो डिवाइस है वो ऑपरेट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटो की जो रेजिंग स्पीड है, पेंटो की जो रेजिंग स्पीड है उसे बेसिकली एक वाल्व कंट्रोल करता है जिसे बोला जाता है TRV1, थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ की जो न्यूमेटिक सर्किट होती है उसमें अलग अलग वाल्व लगे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें पेंटो रेजिंग स्पीड वाल्व हो गया, फिर उसके बाद पेंटो ड्रॉप स्पीड वाल्व हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी पेंटो हमारा रेज होगा तो एक स्पीड के साथ रेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब इतनी स्पीड से रेज हो गया कि वो जो पेंटोग्राफ है वो कैटेनरी जो वायर है, कॉन्टैक्ट वायर, उसी को ही डैमेज कर दिया। सिमिलरली जब पेंटोग्राफ नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे कि इसमें जो पेंटोग्राफ है वो नीचे की तरफ आना चाहिए एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, राइट। एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे नीचे आ जाएगा तो ऐसे केस में पेंटोग्राफ में खुद इंटरनल डैमेज हो जाएगा, राइट। तो पेंटो की जो रेजिंग स्पीड और जो लोअरिंग स्पीड है उसे क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो पेंटो की जो रेजिंग स्पीड है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, TRV1, थ्रॉटल रेजिंग वाल्व। यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है R से क्या हो जाएगा, रेजिंग हो जाएगा। तो पेंटो की रेजिंग स्पीड को कौन कंट्रोल करेगा, थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1 कंट्रोल करेगा। और पेंटो की जो लोअरिंग स्पीड है उसे कौन कंट्रोल करेगा, थ्रॉटल वाल्व 1 करेगा, राइट। तो जैसे हमने बात किया पेंटो की जो रेजिंग स्पीड है उसे कंट्रोल करेगा थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1, और जो पेंटो की जो लोअरिंग स्पीड है उसे बेसिकली कंट्रोल करेगा थ्रॉटल वाल्व 1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिंग स्पीड के लिए R है और लोअरिंग स्पीड के लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये जो TV1 है ये बेसिकली पेंटो की ड्रॉप डाउन स्पीड को, लोअरिंग स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो पेंटो की रेजिंग स्पीड कंट्रोल होगी थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1 के थ्रू, और पेंटो की लोअरिंग स्पीड कंट्रोल होगी थ्रॉटल वाल्व 1 के थ्रू। ड्यूरिंग मैक्सिमम हाइट डिटेक्शन पेंटो डाउन्स स्पीड इज कंट्रोल बाय TV2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक और एक केस आ गया, जैसे हमने बात किया मैक्सिमम हाइट डिटेक्ट होगी तो ऐसे केस में नॉर्मली पेंटो को अगर हमें लोअर करना होगा तो ऐसे केस में लोअरिंग स्पीड को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, TV1।
बट मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस अगर ऑपरेट कर जाए, मतलब जो पेंटोग्राफ एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर चले जाए, तो उस केस में अगर हम लोग देखें पेंटो को हमें लोअर करने के लिए कौन सा वाल्व काम करेगा, पेंटो को लोअर करने के लिए तभी जो वाल्व जो काम करेगा वो होगा TV2, राइट। तो मैक्सिमम हाइट डिटेक्शन में जो पेंटो को लोअर करने के लिए जो वाल्व जो ऑपरेट होगा वो कौन सा वाल्व ऑपरेट होगा, TV2 वाल्व ऑपरेट होगा। तो पेंटो की रेजिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए TRV वाल्व ऑपरेट होगा, TRV1 वाल्व पेंटो की रेजिंग स्पीड को कंट्रोल करेगा, पेंटो की लोअरिंग स्पीड को कंट्रोल करेगा TV वाल्व 1। और जब हाइट मैक्सिमम हाइट डिटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं जब मैक्सिमम हाइट डिटेक्ट हो जाएंगी, तो ऐसे केस में पेंटो को लोअर करने का काम कौन करेगा, TV2। तो मैक्सिमम हाइट डिटेक्शन के केस में TV2, और नॉर्मली अगर पेंटोग्राफ को लोअर करना हो तो ऐसे केस में लोअरिंग स्पीड TV1। सो वन सेकेंड रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो पेंटो की रेजिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने लगा के रखा है TRV1 वाल्व, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे जिसे बोला जाता है थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1। और जो पेंटो इसकी जो लोअरिंग स्पीड है इसे कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगाया गया है जो कि TV1। मैक्सिमम हाइट डिटेक्शन अगर हो जाती है और तभी पेंटो को अगर लोअर करना हो तो लोअरिंग स्पीड को कंट्रोल करने का काम तभी करता है TV2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पेंटो स्ट्रिप शुड रिप्लेस आफ्टर 11 mm ऑफ थिकनेस वेयर लिमिट इज़ 11 mm। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कहीं 11 mm दिया है, कहीं 5 mm दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ VCB EGS एंड सर्ज अरेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने बात किया था, हमारा जो ट्रेन में जो ट्रांसफार्मर जो लगा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी है, 6 सेकेंडरी वाइंडिंग है, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, हमारी ट्रेन में टोटल जो मोटर कार है कितनी है, 6 मोटर कार है, 6 मोटर कार है। तो ऐसे केस में जो ट्रैक्शन कन्वर्टर हो गए हमारे पास वो कितने होने वाले, 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर हो गए, राइट। तो ट्रैक्शन जो कन्वर्टर्स हो गए हर कार में लगे होंगे, हर मोटर कार में ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होंगे, तो टोटल 6 मोटर कार है तो 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होंगे, हर कार के नीचे एक ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यूज़ ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज, जैसे हमने बात किया था हमारी ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग है, 6 सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसमें से 4 जो वाइंडिंग है वो ट्रैक्शन कन्वर्टर में गई है, एक जो वाइंडिंग है वो बेसिकली ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और एक जो वाइंडिंग है बेसिकली अनयूज्ड है। अब ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है बेसिकली ऑक्सिलरी पावर सिस्टम के लिए यूज़ किया गया है, राइट। अभी एक जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है ये ट्रांसफार्मर की 4 वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे हमने बात किया ट्रांसफार्मर में 4 सेकेंडरी वाइंडिंग है, S1 सेकेंडरी वाइंडिंग, S2 सेकेंडरी वाइंडिंग, S3 सेकेंडरी वाइंडिंग, S4 सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें से S1 और जो S2 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ये हम लोग एक मोटर कार के ट्रैक्शन कन्वर्टर को दे देंगे, और जो S3 और जो S4 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो हम लोग दूसरे मोटर कार के ट्रैक्शन कन्वर्टर को दे देंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एक जो ट्रांसफार्मर है वो 2 मोटर कार को पावर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में जो वोल्टेज जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो मतलब जो यूज़ किया जाता है मेथड वो होता है VVF मेथड, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके थोड़ा आगे और बात कर लेते हैं। सुपरवाइजर सुपरवाइज दी वर्क ओनली पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटीज़, दैट इज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर डील ओनली विद द इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेलवे होती है इसमें बेसिकली जो सुपरवाइजर का जो लेवल होता है वो एज ए जूनियर इंजीनियर होता है, राइट। और जूनियर इंजीनियर के ऊपर जो इंजीनियर जो आते हैं वो आते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो जो सुपरवाइज़र होता है बेसिकली क्या करता है, काम को वर्क को सुपरवाइज करने का काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र होगा ये क्या करेगा, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसे सुपरवाइज करने का काम करेगा। यहाँ पर सबसे पहले किसी भी काम के लिए जो सुपरवाइज़र होता है उसे क्या करना होता है, उसे जॉब कार्ड लेना होता है। अभी जॉब कार्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जॉब कार्ड कौन लेता है, सुपरवाइज़र लेता है। फॉर पावर ब्लॉक मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ जूनियर इंजीनियर। पावर ब्लॉक के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है जूनियर इंजीनियर। जॉब कार्ड इज़ अ कार्ड, मतलब जो जूनियर इंजीनियर है वो पावर ब्लॉक ले सकता है। जूनियर इंजीनियर के नीचे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सीनियर टेक्नीशियन है तो सीनियर टेक्नीशियन पावर ब्लॉक नहीं ले सकता है। टेक्नीशियन है जूनियर टेक्नीशियन वो भी पावर ब्लॉक नहीं ले सकता है। जूनियर इंजीनियर के ऊपर सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, क्या वो पावर ब्लॉक ले सकता है, हाँ वो पावर ब्लॉक ले सकता है। तो जूनियर इंजीनियर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजर मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर टेकिंग पावर ब्लॉक। जॉब कार्ड इज़ अ कार्ड इन विच वी नोट ऑल द इश्यूज एंड टेक्निकल फॉल्ट इन जॉब कार्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जॉब कार्ड क्या होता है, जो जॉब कार्ड होता है वो एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें सारे जो टेक्निकल इश्यूज़ है, सारे जो टेक्निकल फॉल्ट होते हैं वो मेंशन किए होते हैं। तो जॉब कार्ड ये ऐसा कार्ड होता है जिसमें सारे टेक्निकल इशू टेक्निकल फॉल्ट के बारे में मेंशन किया जाता है। सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक जिसे बेसिकली बोला जाता है SIC चेक। सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक इज़ फॉर क्रिटिकल वर्क। यहाँ पर एक चेक होता है जिसे कि बोला जाता है सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक। जो रेलवे का जो मेंटेनेंस होता है
उसमें एक चेक होता है जिसे बोला जाता है सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक। अब ये जो सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक होता है क्रिटिकल वर्क के लिए होता है। क्रिटिकल वर्क जैसे कि ओवर फ्रेम मेंटेनेंस हो गया, ओवर फ्रेम मेंटेनेंस जैसे कि हाई वोल्टेज जो सिस्टम होता है उसका मेंटेनेंस, जैसे कि पैंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सर्ज अरेस्टर, राइट, करंट ट्रांसफार्मर, ओवर फ्रेम मेंटेनेंस, राइट। तो जो सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक होता है बेसिकली एक ऐसा चेक होता है जो कि क्रिटिकल काम के लिए होता है। इंस्पेक्शन इंचार्ज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ इंस्पेक्शन इंचार्ज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ एवरी सेक्शन इज इंस्पेक्शन इंचार्ज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर एक सेक्शन का जो ओवरऑल जो इंचार्ज होता है उसे क्या बोला जाता है, इंस्पेक्शन इंचार्ज बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये इंस्पेक्शन इंचार्ज कौन होता है, हर एक सेक्शन का जो ओवरऑल जो इंचार्ज होता है, जैसे कि बोगी सेक्शन हो गया, वीएसी सेक्शन हो गया, हाई वोल्टेज सेक्शन हो गया, लो वोल्टेज सेक्शन हो गया, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम सेक्शन हो गया। तो पूरे सारे सेक्शन का जो ओवरऑल जो इंचार्ज होता है उसे को क्या बोला जाता है, इंस्पेक्शन इंचार्ज बोला जाता है। प्रोग्रेसिव प्लानिंग इंस्पेक्शन पीपीआईओ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीपीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रेसिव प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यहाँ पर जैसे हमने बात किया था जॉब कार्ड, कोई भी टेक्निकल काम करने से पहले क्या लेना होता है, जॉब कार्ड लेना होता है। अभी जॉब कार्ड में क्या मेंशन होता है, सारे टेक्निकल इश्यूज मेंशन होते हैं, सारे टेक्निकल फॉल्ट मेंशन होता है। अभी यहाँ पर ये जो जॉब कार्ड है इसे कौन देता है, जॉब कार्ड बेसिकली पीपीआईओ देता है। जॉब कार्ड इशू कौन करता है, पीपीआईओ। पीपीआईओ एक छोटी सी ऑफिस होती है और ये ऑफिस में बेसिकली सारे मतलब रेलवे के मेंटेनेंस के काम हो रहे होते हैं, मतलब ट्रेन मेंटेनेंस के काम के रिलेटेड सब, मतलब ट्रेन के रिलेटेड जितना भी जो डेटा होता है ये पीपीआईओ के पास होता है। अब ये पीपीआईओ का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रेसिव प्लानिंग इंस्पेक्शन ऑफिस। प्रोग्रेसिव प्लानिंग एंड इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ऑफिस बोल, या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो प्रोग्रेसिव प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो ये बेसिकली पीपीआईओ होता है, एक छोटी सी ऑफिस होती है जिसमें रेलवे के सारे मतलब इन्फॉर्मेशन, ट्रेन के सारे डेटा, मतलब कौन सी ट्रेन हमारे वर्कशॉप में आई है, कौन सी ट्रेन यार्ड में आई है, कौन सी ट्रेन को मेन लाइन भेजा गया, तो सारी इन्फॉर्मेशन की पीपीआईओ के पास रहती है। कौन सी ट्रेन मेंटेनेंस में, कौन सी ट्रेन का मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, तो ये सारे पीपीआईओ के पास होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जॉब कार्ड होता है इसे कौन इशू करता है, पीपीआईओ इशू करता है।